नमस्ते जयदीप भाई, कैसे हो? ठीक हो? नमस्ते। जयदीप भाई पहले भी हमारे वाद चैनल पे आ चुके हैं। जो बहुत पुराने हमारे श्रोता होंगे वो जानते होंगे। 2 साल पहले या 3 साल पहले जयदीप भाई आप आए थे, जब इंडिया आए थे। इंडिया आपका बहुत कम आना होता है, बट अभी आप इसराइल बेस्ड हो। और हमने सोचा कि इतना कुछ हो रहा है इसराइल और ईरान के बीच में, तो आपसे एक वार्तालाप करनी चाहिए। तो आप पहले हमारे ऑनलाइन हमारा कॉन्वर्सेशन हो रहा है किसी से 305 एपिसोड के बाद। तो काफी इंटरेस्टिंग मैंने सोचा कि होगा, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहने का वो भी है। आप वहाँ पे रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो अपनी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा है। मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले आप काफी इंजॉय कर रहे थे अपना फेवरेट हुक्का के साथ। तो वहां पे क्या इतना अच्छा माहौल है क्या भाई, कि सब कुछ नॉर्मल है? क्योंकि यहाँ पे जो बातें हो रही हैं वो तो ये है कि इसराइल के ऊपर इतनी सारी मिसाइलें और वो सब चल रहा है। तो रियलिटी क्या है वहां पे? देखिए, पिछले अभी क्या 2.5 सालों से एक चीज हमें बहुत क्लियर है कि इंडियन मीडिया मत देखियो आप। स्टार्टिंग वो है। हमें याद है एक बार, हम चैनल का नाम नहीं लेंगे अब, लेकिन दो दो चैनल में देखे हमने, बोले कि ईरान न्यूक्लियर अटैक करने के लिए तैयारी कर रहा है इसराइल पे। हम बोले यार, ये पूरी जंग शुरू हुई है कि इनको न्यूक्लियर हथियार ना मिले, तो ये तैयारी कर रहे हैं। कैसे तैयारी कर सकते हैं जबकि इनके पास है ही नहीं ये ऐसे न्यूक्लियर हथियार। जो हाँ। ऐसा एकदम, देखिए, फेक न्यूज में भी अकल होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल सरासर झूठ बोलोगे तो किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, और जिनको कुछ पता नहीं है उनको ही ये क्या कहते हैं, आप रीच करोगे। हम्म। बट इशू ये बहुत प्रोपागेंडा है यहाँ पे इसराइल के बारे में। पहले तो ये हम क्लियर कहेंगे। ये नहीं हम्म। कहना चाहता हूं कि यहाँ पे सब कुछ एकदम क्या कहते हैं सही सलामत है। मिसाइल्स आ ही रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, रॉकेट्स आ रहे हैं। और रॉकेट और मिसाइल में अंतर है। पेलोड एंड रेंज एंड एक्यूरेसी, बहुत चीजें हैं। हम्म। लेकिन इसराइल का हम 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। उत्तर में वहां पे मतलब क्या कहते हैं, हाइफा से भी नॉर्थ, किरियात शमोने, बेत शेआन, उस एरिया में हिजबुल्लाह के रॉकेट्स आ रहे हैं, काफी आ रहे हैं। वो छोटे हम्म। शॉर्ट रेंज है, सस्ते हैं और बहुत मार सकते हैं। मिडिल रेंज है जो हाइफा और जेरूसलम के बीच, मतलब तेल अवीव उसी में आता है, सेंटर में आता है। वो इसराइल का क्राउन ज्वेल मान सकते हो। वहां पे उनके इंडस्ट्रीज है, यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी लोग वहां हम्म। बहुत रहते हैं। वहां एग्रीकल्चर भी होता है, बहुत चीजें हैं। तो वो सबका टारगेट है और वो ईरान सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है। और उसके बाद दक्षिण में बेरशेवा से शुरू होता है एलात तक। वहां पे हम्म। बेसिकली नेगेव डेजर्ट है, रेगिस्तान है। दिमोना न्यूक्लियर टेक्सटाइल फैक्ट्री है वहां पे। हम्म। वहां पे रिलेटिवली सेफ जगह है। ये हम गाजा के वॉर में भी देखे, अब ईरान के साथ ये चौथा एक्सचेंज हो रहा है हमारा इसराइल और ईरान के बीच। अप्रैल 24 में हुआ, अक्टूबर 24 में हुआ, जून 25 में हुआ, और अब 26 फरवरी से शुरू हो गया वापस। अम, तो ये है कि अभी आप नॉर्थ में रहते हो तो हिजबुल्ला के रॉकेट्स की वजह से बहुत सायरेंस आएंगे। बट वो छोटे हम्म। रॉकेट्स हैं। आपकी किस्मत खराब है, आपके एकदम घर के अंदर घुसी रॉकेट, तो हाँ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फिर भी अब बंकर में बैठोगे तो फिर भी अ, आप मैनेज कर लोगे। लेकिन डेंजर तो होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता कि कोई रॉकेट मार रहा है। और रॉकेट्स मतलब ये 20, 30, 40, 50 किलो एक्सप्लोसिव, मतलब घर तो गया डेफिनेटली, लेकिन बंकर में सेफ रह सकते हो अनलेस कोई एकदम डायरेक्ट हिट हो। वो किस्मत की हम्म। बात होती है। जो हम्म। बड़े रॉकेट है सबसे खतरनाक है, जो इसराइल सॉरी ईरान से आते हैं, वो 400-500 किलो का एक्सप्लोसिव लेके आते हैं। वो टारगेट ड्रोन कर, में? ड्रोन में नहीं, मिसाइल में। मिसाइल में, हाँ। तो वो हाइफा पोर्ट है, वो टारगेट करेगा। तेल अवीव है इनका सबसे अमीर शहर, इंडिया का बॉम्बे मान लो। और जेरूसलम है उनका कैपिटल। तो इन तीनों हम्म। को टारगेट करेंगे। वहां पे मिलिट्री ये भी है, फैसिलिटीज, इंटेलिजेंस, हम्म। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, ये सब है। तो और इन लोगों के मिसाइल इतने एक्यूरेट नहीं होते, तो ये इस दिशा में मार रहे हैं। लग गए तो ग्रेट, नहीं तो सिविलियंस को लग ही जाएगा। तो एक भय का एक माहौल बन जाता है कि यार कब लगे।
और 500 किलो गिरे, मतलब ऑब्वियसली डैमेज हो सकता है। लेकिन इसराइल ने अपनी सिविल डिफेंस बहुत सीरियसली ली है, तो बहुत बंकर्स हैं, बहुत लोग बंकर्स जाते हैं। बाय एंड लार्ज आप देखियो बहुत बंकर्स के वीडियोस आते हैं, हम खुद एक्सपीरियंस किए बेरशेवा में भी। बंकर में अभी यहाँ पे पूरिम का ये त्योहार चल रहा था, ये त्योहार के लिए लोग बंकर में भी कॉस्ट्यूम पहन के, कॉस्ट्यूम पहनने का एक रिवाज होती है यहाँ पे पूरिम पे, तो कॉस्ट्यूम पहन के शराब पी के म्यूजिक चल रहा है बंकर में भी उस टाइम पे, फॉर हम्म। एग्जाम्पल। आपने बेरशेवा तो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी शायद बंकर में ही देखा है बैठ के। बिल्कुल, इंडिया का बैटिंग, सॉरी इंडिया का बॉलिंग चल रहा था तब, हमें याद है सैंटनर और मिचेल क्रीज पे थे, और तब सायरन आ गया तो हम भाग गए और हाँ। बंकर में सबको डरा दिया, क्योंकि मिसाइल के लिए कभी चिल्लाए नहीं, लेकिन जब मिचेल का विकेट गया जितना चिल्लाए हम, आई थिंक लोग डर गए वहां पे। और हाँ। कई 4-5 इंडियंस थे, अकेले थोड़ी ना थे हम। तो ये यहाँ हम्म। पे, सो यहाँ पे लाइफ तो चल रहा है, शॉपिंग है, सुपरमार्केट सब भरे हैं, कोई ग्रोसरी कोई दिक्कत नहीं है, पानी बिजली रोड ट्रांसपोर्ट सब कुछ चल रहा है, एकदम नॉर्मल है। इतना है कि सायरन आता है, भागना पड़ता है। और फर्क ये हम्म। भी है कि देखो गाजा से आएगा तो आपको 1 मिनट की टाइम मिलेगी, 1 मिनट टाइम मिलेगा आपको बंकर जाने के लिए, क्योंकि गाजा बहुत नजदीक है। ईरान इतने दूर से हम्म। आता है ना, तो पहले अलर्ट आता है, आपको 10 मिनट की टाइम मिलता है बंकर जाने के लिए, और उसके बाद सायरन हम्म। आए तो आए, नहीं तो नहीं आए कभी कभी। अभी बेरशेवा में पिछले तो 4 दिनों में 2 बार सायरन आया है बस, हम्म। और 2 बार में एक बार इंटरसेप्ट हुआ है, और एक बार सायरन क्या कहते हैं आया, लेकिन मिसाइल नहीं आया। और 2 बार सायरन ही नहीं आया, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा था मिसाइल, पता नहीं इंटरसेप्ट हुआ या कहीं रास्ते में गिर गया इधर उधर, पता नहीं, लेकिन अलर्ट आ गया, बोले यार चलो जाओ वापस घर। तो तो इनका क्या ये एसओपी क्या होता है जब इस टाइप की चीजें होती है, तो आपको क्या करना होता है फिर? नॉर्मल रिएक्शन होता है कि आप तुरंत जो भी कर रहे हो छोड़ो और निकलो। अब गैस पे कुछ रख रहे हो खाना, गैस बंद करो, खाना निकालो, नीचे रखो, मतलब यहाँ पे हॉट प्लेट ज्यादा होते हैं गैस से ज्यादा, तो इसलिए गर्म रहता है ना, तो निकाल के ताकि खाना ना जले, तुरंत निकलते हैं। बाथरूम है तो ठीक है, काम खत्म करो निकलो। कुछ हम्म। किताब पढ़ रहे हो, नीचे रखो चलो, या फिर किताब लेके जाओ बंकर, जो भी है। कोई ये इनकन्वीनियंस ज्यादा होती है, और जितने ये मिसाइल्स मार रहे हैं इनकन्वीनियंस सेंटर में बहुत होता है, ये भी हम मानेंगे। कि देखिए फॉर एग्जांपल हमारे फ्रेंड्स हैं जेरूसलम में, तेल अवीव में, वो अभी 3-4 दिन तक, पहले तक, अभी कम हो गया थोड़ा, बट फिर भी 4 दिन पहले कह रहे थे कि हम 10 घंटे बैठ रहे हैं बंकर में, मतलब इतनी बार सायरन आ रही है एक टाइम पे नहीं, मतलब आते रहते हैं ना दिन में, तो कभी कभी सोना मुश्किल होता है कि रात के 3 बजे आया तो सो नहीं पाता है आदमी। सो ये सब होता है। हम्म। लेकिन बेरशेवा और साउथ, उससे ज्यादा साउथ, ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, आप काम कर सकते हो। लेकिन पता है कि अभी वॉर चल रहा है तो टेंशन होता है, बट इतना कुछ ये नहीं है इतना। और तो देखियो अभी शायद सबको ये अप, इतने मिसाइल्स भी मारे हैं ईरान ने, कैजुअलिटीज कितने हुए हैं, एक भी बहुत होता है ऑब्वियसली, स्पेशली उस जो मर गया उसके घर वालों को ऑब्वियसली बहुत फील होगा। बट नॉर्मली क्या होता है, एक लोग सुनते हैं एक मिसाइल मारा और 50 लोग 80 लोग घायल हो गए, मर गए, उठेवर। यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, ये लोग मार रहे हैं कोई 1000 मिसाइल अब तक इस पिछले 10 दिनों में, और कैजुअलिटी ज्यादा नहीं हुए, कोई मैक्स कोई 15-20 हुए होंगे, क्योंकि इनके मिसाइल्स हम्म। इतने एक्यूरेट नहीं है, बंकर्स काफी सेफ हैं। जिन लोगों को ये एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार जो एक्सपीरियंस करे, उनको थोड़ा बहुत डर लगता है। लेकिन हम देखें कई स्पेशली इंडियन नए स्टूडेंट्स जो आए हैं, पहले 2 दिन इनको बहुत पैनिक होता है, उसके बाद चौथे पांचवें दिन बोल रहे हैं यार वॉक पे चलता है यार, बोर हो रहा है घर बैठ के। तो ये होता है। तो ये तो मतलब क्योंकि इस टाइप का आपका जो सारे मैंडेट होंगे वहां पे घर बनाने के लिए और बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसमें तो इनकॉर्पोरेट कर रखा होगा कि भाई ये तो एज पार्ट ऑफ बिल्डिंग कोड ये तो बनाना ही है बंकर सबको, राइट? बिल्कुल। और वो अभी ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि हर कोई बिल्डिंग 10 साल पुराना है, तो पुराने बिल्डिंग्स में बंकर अलग किस्म के होते हैं, नए वाले में अलग होते हैं। बहुत नए बिल्डिंग्स में बंकर घर के अंदर ही होता है, एक कमरा एकदम हम्म। रीइंफोर्स होता है और वहीं होता है। और अपार्टमेंट बिल्डिंग हम्म। में है तो आपको हर फ्लोर पे एक बंकर मिलेगा जो रीइंफोर्स होता है। पुराने हर बिल्डिंग्स में फ्लोर पे? हर फ्लोर पे। तो
पुराने बिल्डिंग्स में बंकर बेसमेंट में होते थे, और कई हम्म। क्योंकि तब इतना डेंजर भी नहीं था ना। सोचो 50 साल पहले रॉकेट्स आए भी तो किस किस्म के रॉकेट्स आएंगे। तो हम्म। बहुत इनके पास गाजा में या जहां पे भी इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, या फिर हवाई जहाज से बॉम्ब डाल सकते थे पहले, ये भी था ना। तो उसके लिए बंकर ज्यादा डीप चाहिए नहीं थे, तो मतलब आधा माला 1 माला मैक्सिमम डीप था। अभी जो बंकर हम हम्म। जाते हैं कोई 1.5-2 माले डीप है, और उसके ऊपर 4 मंजिल का बिल्डिंग भी है। तो डायरेक्ट हिट भी हुई, 4 4 माले का बिल्डिंग है पहले, उसके बाद 2 माले अंडरग्राउंड बंकर है, वो भी रिइंफोर्स्ड है। हम अपने यहाँ नेबर्स को ऑलवेज कहते हैं डायरेक्ट हिट भी हुआ तो हमें सिर्फ बैठ के वेट करना है कि ये लोग सब वो कचरा बिल्डिंग का निकाल के हमें बाहर निकाले। और बंकर में हम्म। बाथरूम है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, सब कुछ है। ऐसे नहीं हम्म। कि एक खाली कमरा है। और कई बंकर्स में टेबल टेनिस का टेबल है, ये सब भी होता है। और हम देखें यहाँ पे कई पब्लिक बंकर्स जो है, ये हमारे यूनिवर्सिटी के पब्लिक बंकर्स में हम देखे, जैसे हम उस दिन हम वॉक पे गए थे, ये सायरन आ गया, हम बंकर में बैठे। लोग हम्म। कॉफी चाय ये सब लेके आते हैं, ये शतरंज बैकगैमन लेके आते हैं, कुत्तों को लेके आते हैं, मोनोपोली बोर्ड गेम लेके आता है, एक गिटार लेके आया था। तो हम्म। लोग काफी रिलैक्स हैं। इन लोगों के लिए ये आदत सी पड़ चुकी है, बचपन से देख रहे हैं, 2 साल के 3 साल के हम्म। बच्चे थे तब से भाग रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। जब कोई आता है हम्म। पहली बार तब थोड़ा पैनिक हो सकता है, हर हर किसी को नहीं, लेकिन एक आध लोगों को होता है, और यही जाके फैलाते हैं दुनिया में, अरे यार बहुत डेंजर है ये। इतना भी डरने की बात नहीं है। देखो, इजराइल तो है युद्ध का देश, बट इंडिया जैसे बुद्ध का देश है। तो यहाँ पे क्या है कि युद्ध नहीं होता है, बट हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि वहां से भी सैकड़ों ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, और खासकर जम्मू, पंजाब, राजस्थान, इन एरियाज में लोगों को अलग अलग डायरेक्शंस दिए गए थे कि अपना बचाव कैसे करें। बट जब ड्रोन गिरेगा घरों पे और उस मिसाइल भी गिरेंगी, बियॉन्ड अ पॉइंट एक होता है ना, हमारा थ्रेशोल्ड वो शायद था, वो जो रीच नहीं हुआ। हमारे जो बहुत अच्छा काम किया, हम्म। हमारी जो शील्ड थी, हमारा जो डिफेंस था, उन्होंने। बट अगर युद्ध लंबा चलता, मान लो 5-6 दिन और चलता, तो शायद वो सिचुएशन आ जाती कि भाई ड्रोन वगैरह कुछ पास थ्रू हो जाते, मिसाइल्स थी वो पास थ्रू हो जाती डिफेंसेस के। तो हमारे जैसे कंट्री के लिए, क्योंकि एक ऐसे डायरेक्शन में मुझे लगता है कि हम जा रहे हैं जहाँ पे इस टाइप के जो सिचुएशंस हैं वो बहुत ज्यादा होते रहेंगे, तो क्या हमको भी इससे कुछ लेसन्स लेने की जरूरत है इंडिया में, खासकर बॉर्डर एरियाज में? इसराइल और ओके, इसराइल में भी गाजा और ईरान अलग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम में दो अलग पॉइंट्स हैं। हम्म। गाजा, अभी एक स्टैंड अप कॉमेडियन देखा था हमने, वो बोलता है इसराइल एक ऐसा ही एक ही देश होगा, इकलौता देश होगा जहां पे सायरन आ जाए तो पहला कोई पूछता है, अरे यार बच्चों को उठाने से पहले कहाँ से आ रहा है मिसाइल, ये पहले बताइए। होती का, हाँ। अरे छोड़ यार हम सो रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। ईरान कहाँ, चलो उठाओ भागो, ये होता है क्योंकि हमें इन लोगों को पता है कौन सा मिसाइल कितना डेंजर है। गाजा से आ रहा है तो डिपेंड, वो भी कहाँ है, आप कहाँ रहते हो उस पर डिपेंड होता है। कई यहाँ पे हम्म। कई जगह हैं जो सायरन बजते हैं लेकिन आज तक इतने सालों में एक भी मिसाइल नहीं आया, जैसे देबोकेर। हम्म। जब राजनीति छोड़ के बेनगुरियन वहां रिटायर हो गया था, हम्म। वहां जाके रखा। इसराइलियों को पता नहीं देबोकेर कहाँ है एग्जैक्टली, पता है हाँ साउथ में है कहीं, बस इतना ही। वहां पे हम्म। मिसाइल कभी आया नहीं जहां तक कहा हम जानते हैं। तो ये भी होता है। सो अलग अलग होता है। तो इंडिया का क्या है, इंडिया का पाकिस्तान पड़ोसी है, दूर नहीं है ना, तो ये इशू ये होता है। तो ऑब्वियसली अभी गाजा ज्यादा थ्रेट हो सकता है इसराइल के लिए, लेकिन वो एक टेररिस्ट कंट्री भी नहीं कह सकते, रियली टेररिस्ट इलाका है। ईरान पूरा बड़ा देश है, तो पाकिस्तान भी एक देश है ना। तो इनके रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, तो उनके थ्रेट ज्यादा हो सकता है इन लोगों से। तो हमारा स्ट्रैटेजी सेम नहीं होगा, बट कई चीजें हम बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं। एक है बंकर्स इसराइल में। अभी हमारे एक हम चल के जाएं तो 1 मिनट के अंदर अंदर हमारे यहाँ पे अभी हमारे रूम के पास 3 बंकर्स हैं। और हम्म। हल्का सा, मतलब फुल स्प्रिंट नहीं, हल्का से भी जॉगिंग करके जाएं तो 8 बंकर है हमारे ये रूम के पास। बंकर्स बहुत है। तो हमें बॉर्डर एरियाज में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान युद्ध
तगड़ी तरह से हुआ, सिर्फ बॉर्डर एक्सचेंज नहीं हुआ, तो पाकिस्तान कोशिश करेगा कि बैंगलोर बॉम्बे भी टारगेट करे, नॉट ओनली जैसलमेर एंड जोधपुर एंड बाड़मेर। तो बंकर हम्म। कहाँ कहाँ बनाओगे ये भी सोचना पड़ेगा, और दुश्मन का कैपेबिलिटी क्या है ये भी देखना पड़ेगा, और बंकर कितना डीप होना चाहिए, कितना रीएनफोर्स, कई चीजें हैं। ड्रोन है तो वॉरहेड बहुत छोटा होगा, 15-20 किलो होगा यूजुअली, क्योंकि ये सब सस्ते ड्रोन्स हैं। लेकिन मिसाइल हम्म। मार रहे तो अलग ही लेवल का प्रोटेक्शन चाहिए। कर सकते हैं, सिविल डिफेंस यूजुअली महंगा होता है, इसलिए कोल्ड वॉर में आप देखेंगे तो यूएस ने सोवियत यूनियन के खिलाफ सिविल डिफेंस का जब तो किया था, लेकिन एक्चुअल प्रिपरेशन काफी कम था। हम्म। इंटरेस्टिंग। तो मतलब वही है, सिटीज में कुछ जगह पे ये कर सकते हो, और वैसे भी इतना फ्रीक्वेंट चीज नहीं होती है, तो ये अगर होगा तो भी शायद एक वन ऑफ इवेंट इस टाइप का होगा इंडिया पाकिस्तान का। और वैसे भी 3-4 दिन में हम बंद ही कर देते हैं मिसाइल मिसाइल मार के। इट्स नॉट लाइक आप जैसे इसराइल ईरान की तरह की युद्ध चलता ही रहा है दशकों तक। अच्छा ये बताइए कि जैसे अभी हम जो सोचते हैं यहाँ पे बैठ के कि भाई ईरान एक शिया कंट्री है, राइट? तो वो इतना अनविलिंग क्यों है कि इसराइल के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए? ईरान में ऐसा क्या खास है कि जैसे जो सुन्नी कंट्रीज भी हैं जिनमें और मैं कहूंगा कि हार्डकोर इस्लामिज्म ज्यादा है, पॉलिटिकल इस्लाम ज्यादा है, चाहे सऊदी अरेबिया हो गया या और कतर और सारे यूएई वगैरह, जो जितनी भी सारी कंट्रीज हम मिडिल ईस्ट में जानते हैं, जो सुन्नी कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं या तो एक्सेप्ट कर चुके हैं इसराइल को, या फिर मतलब उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार है। बट एक शिया कंट्री है, एक इकलौती जो इतनी बड़ी है ईरान, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका रीजन क्या है कि वो सबसे ज्यादा जो इसराइल के खिलाफ आवाज उठती है वो ईरान से उठती है? क्या ये जियोपॉलिटिकल है, थियोलॉजिकल है, या कुछ हिस्टोरिकल रीजंस है इस चीज के? आई थिंक ये जियोपॉलिटिकल तो है ही, और ये हिस्टोरिकल भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये थियोलॉजिकल तो नहीं है हमें लगता है, क्योंकि अभी क्या है कि अच्छा। बिकॉज सी, ये सुन्नी कंट्रीज ऐसे नहीं कि पहले से लूक वॉर्म थी इसराइल पे, ऐसे नहीं कि ये सोचा अरे ठीक है हमें इन लोगों से नफरत है लेकिन चलता है मैनेज कर लेंगे, ऐसे कभी ये नहीं था। अभी रिसेंटली हुआ है। दो तीन चीजें हैं इसमें। एक है कि नए ये पीढ़ी जो आई है अरब लीडर्स की, हर देश में नहीं, एक आध देशों में, ये अभी मॉडर्न बन रहे हैं, और कुछ चाहते हैं, अभी कई लोग ये अमेरिका इंग्लैंड जाके पढ़ के आ गए, तो ये चाहते हैं कि अपना देश भी ऐसा ही हो। तो ये मॉडर्न थिंकिंग आ रही है, तो इनको पता है कि मॉडर्न थिंकिंग मतलब पहले आपके देश पे फोकस करने से पहले आपको सिक्योरिटी ज्यादा करनी चाहिए। एक है कि इसराइल से आप पीस ट्रीटी करोगे तो उसका आपका यूएस का, जैसे एब्राहम अकॉर्ड्स में था, आपको यूएस मार्केट, यूएस एक्सेस मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, यूएस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगा। क्योंकि पहले क्या था, अरे इसको हम हथियार नहीं बेच सकते क्योंकि ये इसराइल के खिलाफ यूज कर सकता है, और इसराइल के पक्ष में जो है यूएस कांग्रेस और सेनेट में, वो बोलेंगे यार इनको मत दो। सो ये सब कई दिक्कतें जो यूएस में है, यूके में है, वो कम हो जाएंगी, तो इनके लिए ये भी है एक स्ट्रेट पॉइंट। दूसरी बात है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हमें याद है, हमें कई हमें थे यूएई में रह रहे थे, बोल रहे थे कि पब्लिक तो बिल्कुल खिलाफ था ये, क्योंकि 60-70 साल से ये जहर भरा हुआ है, ये बोले इसराइल के साथ हमें समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन वहां की बिजनेस कम्युनिटी ने देखा कि यार बहुत पैसे कमा सकते हैं यहाँ पे। और नोटिस करियो, जब ये पूरा ये वॉर जो हो रहा है अभी 2.5 साल से, इंडिया ने भी फ्लाइट कैंसिल किया, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो भी बोलियो आप, इंडिया ने भी फ्लाइट्स कैंसिल किए, लेकिन एक ही कंट्री है जो फ्लाइट कभी बंद नहीं किए, यूएई। एतिहाद और एमिरेट एयरलाइंस दोनों चल रहे थे। आपको इंडिया आना है तो एतिहाद एमिरेट्स ही आना चाहिए था, आना पड़ता था तब, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीजें हैं। अभी ईरान की बात जो है, ईरान वो पोजीशन आया ही नहीं। लेकिन ईरान देखिए, अभी लोग बोलते हैं कि यार शाह के टाइम पे कोऑपरेशन था। हाँ, शाह के टाइम पे कोऑपरेशन था अंटिल 75 के बाद शाह को पता नहीं क्या हो गया, उसने भी बंद किया कोऑपरेशन। और अरब साइड, क्योंकि उसको लगा कि हमें रीजनल पावर बनना है तो अरब्स का साथ हो तो अच्छा होगा, इसराइल का साथ लेके हम क्या करेंगे, एक ही देश है इस रीजन में, लेकिन अरब देश हमारे साथ है तो हम रीजनल पावर बनेंगे। तो उसका ये ऐसी सोच थी। तो 75 के बाद शाह का ये नजरिया बदल गया इसराइल पे। तो ये अभी ये आयतुल्ला आ गए,
बहुत लोगों को पता नहीं कि लेकिन ये सद्दाम हुसैन ईरान इराक वॉर के टाइम पे ईरान को कई हथियार इसराइल ने बेचे हैं इनडायरेक्टली, हाँ। है ना। सो यहाँ पे एकदम जियोपॉलिटिक्स है। लेकिन होता क्या है कि देखो, ईरान डेथ टू अमेरिका करा है, इनके हॉस्टेजेस रखे थे कोई 440 दिन ऐसे कुछ, ये सब होता है। तो उनका अभी यूएस या इस एरिया में आके कोई सोल्यूशन निकालना चाहता है या कुछ प्लान बनाना चाहता है, तो कौन से देश है? सऊदी अरेबिया में हाँ रेडिकल एलिमेंट जरूर है जो डेथ टू अमेरिका कहते हैं, बट एज अ कंट्री यूजुअली नहीं कहता है। ईरान में सरकार कहता है, तो इनको हाथ मिलाने के लिए वहां पे कोई होना चाहिए ना, वहां नहीं है। तो ये यूएस आएगा, सऊदी से बात करेगा, यूएई से बात करेगा, बहरीन से बात करेगा, इजिप्ट से बात करेगा, कतर से बात करेगा, ये सब होता है। तो इनकी ये जस्ट एक क्या कहते हैं, कोइंसिडेंस कहियो या जो भी, कि इनकी पोजीशन ऐसी आई कि ये इब्राहिम अकॉर्ड्स में यूएस के साथ हाथ मिला के बात नहीं कर पा रहे थे। सवाल ये उठता है अभी कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन क्यों चाहिए, ये भी है ना। बिकॉज ईरान का कोई इतना भी बड़ा खतरा नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल इंडिया ने न्यूक्लियर हथियार बनाए, बहुत लोग सोचते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, नहीं, ये चाइना के खिलाफ था। पाकिस्तान के खिलाफ हमें न्यूक्लियर हथियार चाहिए नहीं, कभी नहीं चाहिए था, आज भी। आज हाँ, इनके पाकिस्तान के पास है इसलिए हमें चाहिए होगा, बट हमें नहीं चाहिए। कन्वेंशनल वॉर हम बड़े प्यार से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का था कि हमें इंडिया के खिलाफ चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि एक बार हथियार बनाए तो अभी आतंकवादियों का सपोर्ट ये सब शुरू किया पाकिस्तान ने। लेकिन उनका ओरिजिनल प्लान जो था लेट 60s अर्ली 70s में कि न्यूक्लियर हथियार बनाना है हमें, वो इंडिया के खिलाफ था, स्टेट टू स्टेट। क्योंकि उनको खतरा दिख रहा था इंडिया का, क्योंकि उनको पता है कि वही कुछ करने वाले हैं और इंडिया जवाब देगा और ये जवाब सह नहीं सकते, ठीक है। ईरान का क्या है, ईरान का कहां से खतरा आ रहा था कि इनको न्यूक्लियर हथियार चाहिए थे। तो उनका वो नहीं है कि इजराइल के पास अगर आ गया है न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमको भी चाहिए। देखिए भाई, ये लोग प्रोलिफरेशन करते रहते हैं वेस्ट में, ठीक है। सिंपल सी बात है, कौन कर रहा है बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कल आपको पता चला कि लक्समबर्ग ने एक बॉम्ब टेस्ट किया, किसी को कोई परवाह नहीं है, लक्समबर्ग कुछ नहीं करेगा, कुछ बोलता भी नहीं है। लेकिन कल आपको पता चला कि फॉर एग्जाम्पल सऊदी के पास है या ईरान के पास है, तब टेंशन होता है कि पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज होती है ना, ये कोई देखता नहीं है। इट्स नॉट सिंपल। तो क्या ये इस्लामोफोबिया नहीं है ये? नहीं, क्यों होगा? फोबिया मतलब इरेशनल होता है, ये इरेशनल तो नहीं है। देखिए, आई टेल यू, इंडिया ने 74 में जब बॉम्ब टेस्ट किया, यूएस अगेंस्ट थी, एकदम बिल्कुल खिलाफ थी। लेकिन निक्सन जब जुलाई में आया 2 महीने बाद, उसका कमेंट था इंदिरा गांधी को, कांग्रेचुलेशंस, नाउ व्हाट, आगे क्या करना चाहते हो आप। यही है, मतलब उनको पता है कि इंडिया कुछ करेगा नहीं, मतलब दूसरे देशों को, आतंकवादियों को न्यूक्लियर हथियार नहीं बेचेगा इंडिया, इनको एक कॉन्फिडेंस था। ये बात होती है। तो हम ये नहीं कहना चाहते कि अभी हर देश के पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये भी सोचना चाहिए कौन सा देश कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की, और उनके उसका मकसद क्या है। ईरान का कोई अफगानिस्तान या पाकिस्तान से इन्वेजन थ्रेट नहीं था कि जो हैंडल नहीं कर सकते थे, इसलिए न्यूक्लियर चाहिए। ईरान का कोई सऊदी से थ्रेट ऐसा नहीं था कि सऊदी अटैक करके ईरान को तबाह कर देगा, ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन क्यों चाहिए इनको? ईरान का स्टेटस था। अभी हुआ जैसे मैं के पीछे जा रहे हैं, तब डेंजर हो रहा है कि बिकॉज एक बार किसी को पता चला आप न्यूक्लियर हथियार बना रहे हो, तब आप टारगेट बन जाओगे। तो इनका ये उल्टा रिलेशनशिप है। ऐसे नहीं कि टारगेट है इसलिए न्यूक्लियर हथियार बनाया, ये टारगेट बन गए क्योंकि न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो आपका ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जो पिछली बार 12 दिन का युद्ध चला था जिसमें ट्रंप ने ये क्लेम किया था कि, और B2 जो बॉम्बर्स उन्होंने मारे थे, पूरा बोल रहे थे कि पूरा न्यूक्लियर आर्किटेक्चर है वो हमने ध्वस्त कर दिया है, और अब हमने इतने साल पीछे धकेल दिया है ईरान को। इससे पहले 2013 का जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था बराक ओबामा के जो टाइम पे ईरान के साथ, तो वो भी उस टाइम पे भी ये क्लेम किया गया था अमेरिका द्वारा कि भाई अब हमने ये जो रास्ता है बंद कर दिया है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का ईरान का। अब वो
ट्रंप ने आते ही उस एग्रीमेंट को फाड़ दिया, उसके बाद उसने अपना खुद का ये बॉम्बिंग वॉम्बिंग शुरू किया इसराइल के साथ। तो ये भी क्लेम किया गया कि भाई अब नहीं बना सकते ये। तो ये वाला युद्ध क्यों हो रहा है बार बार, मतलब फिर से क्यों युद्ध हो रहा है कि भाई जब आपने उनका जो न्यूक्लियर वाला आर्किटेक्चर है उसको ध्वस्त कर दिया है तो अब क्या जरूरत है? तो क्या वास्तव में ये न्यूक्लियर के ऊपर है ये युद्ध या फिर कुछ और भी है? अगर कुछ और है तो फिर तो ये आर्गुमेंट आ जाएगा ईरान की तरफ से कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि ये हमको बार बार परेशान ना करें। हाँ, ओके, पहले तो ये ओबामा का JCPOA जो था, ये ईरान के साथ डील, इसराइल ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। तो उस टाइम पे हम न्यूक्लियर अरीना में ही थे, तो हमें, जहां तक हमें याद है, हम बोले एज अ न्यूक्लियर डील देखा जाए, प्योरली न्यूक्लियर, ये डील इतना भी खराब नहीं था। बिकॉज अब परमानेंटली कुछ ब्लॉक करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस डील ने क्या बोला, ठीक है देखो, अब आपका कैपेसिटी हम कम करेंगे और जो भी है वो भी 15 साल के बाद सोचेंगे, ऐसा टाइम था थोड़ा। तो एज अ न्यूक्लियर डील प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसराइल ने बहुत क्रिटिसाइज किया। क्यों? इसराइल ने बोला देखिए भाई, न्यूक्लियर ही बात नहीं है ईरान की, ये आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अभी देखा हमने 23 में गाजा में हमास को किया, हिजबुल्लाह को करते हैं, हूती को करते हैं, ये पूरी एक आर्किटेक्चर है इनकी आतंकवादियों की। एक तो ये है, उनकी मिसाइल डेवलपमेंट है, अभी न्यूक्लियर नहीं है फिर भी इतना मिसाइल मार सकते हैं, अभी इतने बॉम्बिंग के बावजूद अभी भी ईरान मार रहा है मिसाइल्स, ये भी डेंजर है ना। तो अब ईरान का प्रॉब्लम, ईरान का सोल्यूशन निकालना चाहते हो आप, तो ये सब इसमें नेगोशिएट करना चाहिए। तो ईरान ने क्या बोला, देखो ये न्यूक्लियर डील है, हम न्यूक्लियर पे बात करेंगे, हमें कि इसमें ट्रेड, ह्यूमन राइट्स को सब कुछ हम इसमें घुसेड़ नहीं देंगे, हम न्यूक्लियर पे बात करेंगे। और न्यूक्लियर डील इतना भी बुरा नहीं था, इससे भी अच्छा हो सकता है, हाँ बेस्ट है कि बंद ही कर दो, लेकिन नहीं करेगा बंद। नेगोशिएशन में ये होता है ना, कहीं बीच में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एक तो ये है जो अपना ओबामा का डील का ये था, तो वीकनेसेस जरूर थे, हम ना नहीं कहेंगे, बट फ्रॉम अ प्योरली न्यूक्लियर परस्पेक्टिव इतना भी खराब नहीं था, बट बाकी इश्यूज थे। दूसरी बात होती है कि अभी ये लोग कह रहे हैं कि अभी जून में 25 में बॉम्ब किया था, सब खत्म हो गया। दो चीजें, सब खत्म करना बहुत मुश्किल चीज होती है। सब खत्म कर सकते थे तो इंडिया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करके पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज कर सकता है, बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि ये लोग कई फैसिलिटीज हैं यूएन को डिक्लेयर करेंगे, कई है जो नहीं डिक्लेयर करेंगे, जो इंटेलिजेंस को पता है, लेकिन कई होंगे जो किसी को पता नहीं है। तो हमने यहाँ पे मान लो कि ईरान के पास 100 फैसिलिटीज हैं, उसमें हमने 80-90 भी मारे तो 10 और चलेंगे ना। एक तो ये है। दूसरी बात है कि किसी ने नहीं कहा कि ईरान वापस रिपेयर नहीं कर सकता। आप सैटेलाइट इमेजेस देखेंगे तो जून में 10-12 दिन के बाद आपको दिख रहा था कि ईरान वहां जाके ये क्या कहते हैं, वहां पे रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर रहा था, मतलब क्लियरिंग अप तो शुरू कर रहा था तुरंत, ऑलमोस्ट तुरंत। जैसे ही वॉर खत्म हो गया, आ गए इनके ट्रैक्टर्स, बुलडोजर्स, ये सब अंडरग्राउंड इनके लैब्स थे वो निकालने की बाहर वापस, तो वापस बिल्डअप हो सकता है। अगेन ये इंटेंट देखा जाए ईरान की कि ये लोग जून बॉम्बिंग के बाद भी ये कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए वापस जाना पड़ता है। और अभी भी हम इस वॉर में भी ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अभी ये तो नॉर्मल है, बिकॉज 100% इम्पॉसिबल है भाई, बड़ा देश है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे आप। तो ये तो ये है। अभी इसका सोल्यूशन एक ही होता है कि आपका रेजिम चेंज, और ऐसा रेजिम हो कि इसका इंटेंट ही ना हो बनाने का, तब अलग बात होती है। जैसे साउथ अफ्रीका ने बॉम्ब गिव अप किया कंप्लीट, अर्जेंटीना ब्राजील ने एक ट्रीटी बनाई, बोले कि हम बॉम्ब कोशिश ही नहीं करेंगे बनाने की। ऐसा कुछ हो जाए तो ठीक है, लेकिन जो देश चाहता है, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, रोकना असंभव है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों करेंगे ही ये। तो मतलब क्या, अगर मान लेते हैं कि ये बॉम्ब बना लेते हैं तो क्या वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? मतलब ठीक है आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं डालेंगे, बट जैसा आपने कहा कि जो मैं देख पा रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो, जैसे पाकिस्तान ने भारत के साथ किया, जब उनके पास न्यूक्लियर शील्ड मिल गया उनको, तो उन्होंने कश्मीर, पंजाब और पूरे देश में पता नहीं कहाँ कहाँ जो एक तरीके से टेररिज्म फैलाया नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करके। तो आप भी कह रहे हो कि कहीं ना कहीं अभी जो इसराइल का मेन प्रॉब्लम भी था वो ये था कि ईरान, चाहे हouthis है, चाहे आपके हिजबुल्लाह है लेबनान में, ये इन सब एक्टर्स को, हमास को, इन सब को सपोर्ट करके इसराइल
इजरायलियों को मार रहा है, ठीक है। जो हमने देखा अक्टूबर वाला जो इवेंट था, हमास ने जिस तरीके से किया, वो भी ईरान बैक्ड था, ये बोला जाता है। और उससे कितने 2200-2400 इजरायलियों को एक ही दिन में मार दिया था। तो इस टाइप के जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो और बढ़ जाएंगे इसराइल के खिलाफ, अगर उनको न्यूक्लियर शील्ड मिल गया है, क्योंकि उनको फिर पता हो जाएगा कि भाई बियॉन्ड अ पॉइंट तो कुछ नहीं कर सकता। जैसे अभी हम भी हैं कि ठीक है 2-3 दिन इधर मिसाइल छोड़ते हैं, वो इधर छोड़ते हैं, तो मतलब बंद कर देते हैं, 3 दिन में सीज फायर हो जाता है। तो फिर अब वो भी वहीं पे उसी टाइम पे आ जाएगा। रियल पनिशमेंट और डेटरेंस फिर इजराइल क्रिएट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। इंडियंस को एकदम ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ये एक्सपीरियंस कर रहा है। इंडिया के पास 80s में शायद कैपेबिलिटीज नहीं थे पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना, ये बात अलग है, वो एक अलग ही कॉन्वर्सेशन है, था कि नहीं नहीं। नहीं, 81 का वो तो आपने पता नहीं, भरत कर्नाड सर का वो आर्टिकल तो मोरारजी पढ़ा ही देसाई होगा। हाँ नहीं नहीं, उस वो इंदिरा गांधी के टाइम पे जो इजरायली एयरफोर्स है उन्होंने प्रपोज किया था कि जामनगर से फ्लाई करेंगे इंडियन एयरफोर्स के साथ। और मोरारजी देसाई के टाइम, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, बट जो भी है। नहीं नहीं, नहीं ये 81-82। हाँ, तो ये अलग कॉन्वर्सेशन है इसका, बट द पॉइंट इज कि ये जो हमने ये मौका गवाया, अब इंडिया पछता रहा है। तो ये हमें दिख रहा है साफ साफ क्या हो सकता है ईरान के पास हो तो। और ईरान भी एक अभी न्यूक्लियर हथियार नहीं है, इतने सपोर्ट कर रहा है हमास, हुतीज, यमन में ये हुतीज हैं, हमास है, हिजबुल्लाह है, 3 तो हैं ही कम से कम, और भी कर सकता है। और ये बात यहाँ यहीं की नहीं ना, अभी 90s में आपको याद होगा ईरान ने इजरायली एम्बेसी अर्जेंटीना में, वहां पे ये बॉम्ब डाला था के आतंकवादियों को भेज के। तो ये इशू होता है। और अभी इंडियन प्लानिंग पिछले 8-10 सालों में काफी इवॉल्व हुआ है। इनको पता है कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे कैसे लड़ना चाहिए। जैसे अब ऑपरेशन सिंदूर में देखियो, कोई मिलिट्री ग्राउंड फोर्सेस बॉर्डर के पास आए ही नहीं है। मतलब क्या, पाकिस्तान को साफ साफ बोल रहे हैं, देख भाई हम आपके देश में अंदर नहीं आना चाहते, हम कब्जा नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहते, सिर्फ एयर वॉर है। एयर वॉर से कुछ खतरा नहीं होता, मतलब खतरा मतलब एग्जिस्टेंशियल खतरा नहीं होता। तो ऐसे सिग्नलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो इतना क्या कहते हैं कॉशियस इंडिया ने ये गेम खेला है, फिर भी उन पे भारी पड़ा, तो उनको टेंशन हो गया, वो बात अलग है। बट ये सिग्नलिंग बहुत सॉलिड थी कि देख भाई हमारे सोल्जर्स, टैंक्स अपने बेसिस में है, हम अंदर नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। तो ये इन लोगों ने किया। अभी इसराइल को यही करना पड़ेगा। अभी ईरान के साथ कैसे ये मसला निपटा जाए अब। तो ये क्यों फजूल में हम ये सब मोड़ लेना चाहते हैं भाई। तो एक्चुअली में अभी अगर हम बहुत ही स्पेसिफिकली एक लेंस से अगर देखा जाए, तो ईरान इजराइल उस सिचुएशन में है जहां पे हम और पाकिस्तान 80s में थे, जब हमारे पास वो कैपेबिलिटी थी और हमारे पास वो चांस था कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से प्रिवेंट कर सकते थे, बट हमने वो मौका गवा दिया। एक बार नहीं, 2 बार गवाया। हाँ, तो इसराइल नहीं गवाना चाहता है, बेसिकली उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम इंडियंस को तो ये बात समझनी चाहिए इस पर्सपेक्टिव से। बट हाँ, एक बात जो सब किसी को समझ में नहीं आ रही है, खासकर जो ईरान के भी सिंपैथी रखते हैं ईरान के लिए, उनको भी नहीं समझ में आ रही कि भाई ईरान यूएई वगैरह और सऊदी और हर सुन्नी कंट्री, सुन्नी नेबर, उनको क्यों अटैक कर रहा है। मतलब जस्ट बिकॉज यूएई में तो आप ये कह रहे हो सिविलियन एरियाज में भी उन्होंने अटैक किया है और उनके ऑयल गैस फैसिलिटीज पे अटैक किया जा रहा है। तो ये कौन सी, मतलब क्या स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी है या क्या है ये, कि मतलब उनका एक आर्गुमेंट ये भी हो सकता है कि भाई हम ऐसा करके एक तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करें, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स रहते हैं इन सब कंट्रीज में, खासकर यूएई, दुबई वगैरह में। तो हम प्रेशर क्रिएट करें कि ये वॉर जो है इजराइल और यूएस रोक दे जितना जल्दी हो सके। बट इससे तो ये होगा कि जो सिंपैथी मुस्लिम एक तरीके से उम्मा में होनी चाहिए थी ईरान के प्रति, वही उसी यूनिटी को ये सबसे ज्यादा तोड़ रहे हैं, राइट। क्योंकि जो लोग उन कंट्रीज में हैं वो अब ये कहेंगे कि यार ईरान के साथ जो भी सिंपैथी है ईरान को ही पे लो, ठीक है। तो ये वाली बात भी आ जाएगी।
तो व्हाट डू यू थिंक कि इसके पीछे क्या मतलब स्ट्रेटेजी हो सकती है ईरान में, एंड हाउ डू यू एनालाइज दिस? ईरान का ऑफिशियल पोजीशन ये है, ये था कि हम कोई भी यूएस बेस किसी भी देश में है, हम अटैक कर सकते हैं, ये पोजीशन हम्म। था। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कई देशों को अटैक किया जहां पे यूएस बेस है ही नहीं, ठीक है। हम्म। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि तो क्यों कर रहे हैं? जैसे अभी एक ही थियरी है जो हमें हल्की सी भी को कहते हैं मेरिट है उसमें, कि ये प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग सोच रहे थे कि ये गल्फ कंट्रीज हैं, बहुत पैसा है, कष्ट उठा के पता नहीं इनको कैसा होता है, तो दो रॉकेट गिर गए तो बोलेंगे अरे यार ये क्या क्या हो रहा है, ये हम ये इतना सब टेंशन सह नहीं सकते, तो चलो अमेरिका यार बंद कर दो, इसलिए हम बोले थे स्टार्ट मत करो, क्या कर रहे हो करके। ये उनका लॉजिक था शायद। हम्म। नहीं हुआ, बैकफायर हो गया। इनकी भी ईगो अटक गई ना। अरे मतलब कतार बोल रहा होगा अरे पिछले हफ्ते हम जाके यूएस को बोल रहे थे अटैक मत करो आपके डिफेंस में, और आप हम पे ही मिसाइल मार रहे हो। तो ये होता है ना, अरे ये क्या बात हुई। तो ये बैकफायर तो पक्का हुआ है इस पे, यही लग रहा है हमें। हम्म। लेकिन ये अभी एक और आपने कहा था ये उम्मा कह रहे हो, अरे क्या उम्मा कुछ नहीं होती है, जब चाहिए बाहर निकालते हैं, नहीं होती है। देखियो उम्मा होती तो इराक कुवैत को क्यों अटैक करता, पहले तो ये है। इजिप्ट ने हम्म। जो रेवोल्यूशन ये वो जो भी कर जैसे भी आपको डिस्क्राइब करना है 60s 70s में, यमन में ये सब, सीरिया में, ये सब क्या हो रहा था, हम्म। इनकी तो चलती। और इसराइल के खिलाफ जब इन लोगों ने अभी 4 5 6 8 देशों ने, जब डिपेंड्स ऑन द कौन से साल आप बात कर रहे हो, कौन से युद्ध की बात कर रहे हो, ये मिलके ये झगड़ रहे थे। हर कोई मिलिट्री स्कूल में आपको यही सिखाता है कि ये 4 अनकोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे। इजिप्ट चाहता था कि इसराइल को हराए, लेकिन ऐसे नहीं कि अ, क्या कहते हैं उसको ज्यादा नुकसान हो। सब इजरायली सोल्जर्स साउथ में है इजिप्ट के खिलाफ, और सीरिया को हम नॉर्थ में ये एकदम आराम से घुस के वहां पे उसका बेनिफिट हो। हम्म। तो इसराइल को हराना है लेकिन सीरिया को बेनिफिट नहीं होना चाहिए। ये सब होता है। अभी हम्म। पैलेस्टीनियन का केस ही देखियो ना, सब लोग फ्री पैलेस्टाइन चिल्लाते हैं, प्री 67 बॉर्डर बोलेंगे। कोई ये नहीं सोचता प्री 67 कोई पैलेस्टाइन था नहीं, प्री 67 बॉर्डर करे तब भी पैलेस्टाइन नहीं होगा, क्योंकि 67 से हम्म। पहले गाजा इजिप्ट के पास था और वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास था। तब उम्मा कहाँ गई जब इन लोगों ने ऑक्यूपाई किया अपने इलाके में? ये बोल सकते थे ठीक है भाई हम अरब अरब भाई हैं, चलो हम यहाँ पे अपना आपका देश सेटल शुरू करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा इसराइल का क्या किया जाए, वहां से हम एक्सपैंड कर सकते हैं, जो जैसे भी इनका प्लान है। ये हम्म। नहीं किया, इन लोगों ने ही रखा। सो ये उम्मा ये शिया, पहले तो शिया सुन्नी का तो है ही मसला। ऑन टॉप ऑफ दैट ये उम्मा, ये हम आर्गुमेंट, ये हमें लगता नहीं है कि ये रियलिस्टिक है। हम्म। अच्छा, आपने मेरे ख्याल से 10 साल, लगभग 10 साल हो गए जब आपने आर्टिकल लिखा था, जब आई थिंक 2017 में, जब प्रधानमंत्री मोदी की पहली विजिट थी इसराइल में। तो तब आपने एक तरीके से आर्ग्यू किया था कि इंडिया के पास कोई इसराइल की पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये कहा था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है या नहीं है, इस पे भी सवाल उठाए थे। हम्म। तो अभी जो विजिट हुई जस्ट ईरान वॉर शुरू होने से पहले, तो क्या हम्म। अब आपका ओपिनियन कुछ चेंज हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भाई तुम क्यों गए इसराइल में, हमको हम्म। ऐसा क्या मिल रहा है? और अभी लोग नोटिस कर रहे हैं कि हमने थोड़ा सा मतलब मीडिया बीच वाला रोल हमने लेना शुरू कर दिया है, ईरान वालों को भी एंटरटेन कर रहे हैं अब थोड़ा थोड़ा। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, ये इंडिया की पॉलिसी क्या अब डिसाइसिवली इसराइल और यूएस के पक्ष में उस कोने में चली गई है, या अभी भी हम वही जो आपने कहा था, यूज किया था वर्ड वॉफलिंग, कि हम हम्म। अभी भी वही बीच में कभी इधर कभी उधर, जहाँ पे भी जो भी पहले शायद सोचा होगा कि इसराइल जीत जाएगा 2 4 दिन में, तो उधर चले गए, अब नहीं जीतता दिख रहा है तो बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है, ये कुछ चेंज हुआ है 10 सालों में इसराइल के प्रति मोदी सरकार के आने के बाद, या वही चल रहा है? मोदी सरकार का आने, देखिए एक क्या कहते हैं, देश प्रेम होने का ये होता है कि सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं आप ही देश के बारे में, क्योंकि ये ठीक होना चाहिए, इतने जल्दी और जल्दी करना चाहिए, 10 साल लगाए 5 साल में क्यों नहीं किया, ये होता है ना। सो कभी कभी लगता है कि हम शायद कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में।
लेकिन होना भी चाहिए ताकि सरकार को भी पता चले कि नहीं और भी काम बाकी है। हम्म। ये फॉरेन पॉलिसी का जो है, ये इंडिया का ऑब्वियसली 92 में इसराइल को रेकग्नाइज किया, ये तो पहला चेंज था। उसके बाद रिलेशन जो बढ़ाए 2014 के बाद मोदी सरकार आने के बाद, वो भी एक और डेफिनेट चेंज था। तो थोड़ा बहुत फोकस आ गया है। अब अब हमसे पूछे तो हम बोलेंगे कि फोकस ये काफी नहीं है, और भी करना चाहिए ये बात अलग है। लेकिन फोकस तो हम्म। आ रहा है धीरे धीरे इंडिया का। हम्म। लेकिन इंडिया का ये क्या कहते हैं, इंडिया का नहीं, दुनिया का कह सकते हो आप एक्चुअली ये। लेकिन ये ऐसे शब्द यूज नहीं करते, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं। जब आपकी लड़ाई नहीं है, पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। अब कितने ये लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले या सॉवरेंटी वाले तिब्बत के बारे में बात करते हैं? नहीं करते, उनकी लड़ाई नहीं है ये इंडिया और चाइना के बीच में और तिब्बत की बात है। हम्म। उनको कोई नुकसान ना हो रहा है, चाइना के साथ अच्छा ट्रेड हो रहा है, ठीक है, हमें क्या। अब चाइना जाके क्यूबा में बेस डालेगा और वहां क्यूबा टेक ओवर करेगा, जैसे कि श्रीलंका कोशिश किया था हमन टोटा के साथ, तब ये बोलेंगे अरे नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी सब शुरू करेंगे। तो ये तो एक नैरेटिव शेप होने का ये होता है ना। इंडिया का था कि पहले प्रो क्या कहते हैं अरब सिंपथीज थे। ये लोग कहते हैं कि क्योंकि इंडिया में इतने मुसलमान हैं इसीलिए, हम बोले नहीं, मे बी पार्ट ऑफ द रीजन ये हो सकता है, लेकिन एक और पार्ट है कि आइडियोलॉजिकली आप देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले भी नेहरू गांधी देवर क्या ये जूइश स्टेट, उनका इशू क्या था? हम धर्म के आधार पे हम ये बंटवारा करें और या देश को खड़ा करें, तो हम पाकिस्तान के खिलाफ कैसे कर सकते हैं? हम कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम एज अ मुस्लिम कंट्री क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म एक ये बुनियाद नहीं होती है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं जूश ये। तो ये एक एक जियोपॉलिटिकल फैक्टर है, और उनके आइडियोलॉजिकल नहीं। गांधी काफी क्लियर था एक्चुअली, 46 या 47 में बोला यार हमें इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, पिछले 10 साल से हम लिख रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं, उसने बोला था। नेहरू का वो कैम्ब्रिज एजुकेशन ये सब था, तो उसका वो ब्रिटिश सोशलिस्ट ये इन्फ्लुएंस हुआ होगा थोड़ा बहुत। तो ये है मोदी का ये अलग, तो फोकस तो आ रहा है, लेकिन और बहुत काम बाकी है, और बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत स्कोप है ग्रो करने के लिए, लेकिन ये ब्यूरोक्रेटिक टाइम है और पॉलिटिकल टाइम भी है। इंडिया को अभी जैसे आपने बोला, अब इंडिया इसराइल और यूएस के पक्ष में, पक्ष की बात नहीं होती है वो, और ईरान को भी ये कर रहा है। हमें यहाँ पे क्लियर साइड लेने की जरूरत नहीं है। हम कह सकते थे कि भाई ये गलत किया आपने, तो ये हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट रिलेशनशिप दोनों साइड से जारी रख सकते हैं। ईरान से हमें इतना फायदा नहीं मिल रहा जितना हमें मिलना चाहिए, तो ये भी बात होती है। सो वो जैसे बोला जाता है ना, एक दुहाई दी जाती है कि भाई जब कोई भी साथ नहीं दे रहा था कारगिल वॉर के टाइम पे, आपने भी लिखा है कि हाँ। तब इसराइल ने बहुत मिलिट्री लेवल पे मदद की थी इंडिया की, पीछे से क्वाइटली। तो क्या इंडिया क्या मतलब हेल्प कर सकता है क्वाइटली? ऑफ कोर्स इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट में, जहां पे कम से कम इसराइल को तो लग रहा है कि भाई हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है ये। बिल्कुल। नहीं है ही, एग्जिस्टेंस है भी। बट ये हेल्प जो कह रहे हो आप, पहले तो इंडिया हेल्प कर रहा है, लेकिन और भी कर सकता है, हमारा पॉइंट ये है। इसमें दो तीन चीजें हैं, ये ऐसे नहीं कि इंडिया नहीं करना चाहता, ठीक है आप थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ये पॉइंट नहीं है। इसराइल और इंडिया का वो अपने प्रोडक्शन और सप्लाई चेन ज्यादा यूनाइटेड हो, जो अभी हो रहा है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अभी मोदी आके चला गया ना, उससे शायद हमें लग रहा है कि ज्यादा होगा, तो हम बना सकते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं कि कोई भी गोली कोई भी बंदूक में फिट होती है ना। हाँ, तो लेकिन अगर सारे विजिट से ही सब कुछ हो जाता तो इंडिया तो विश्व गुरु होता ना सच में आज के टाइम पे। हाँ नहीं, अभी प्लान बनाया, अभी देखते हैं बाबूडम क्या करता है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इंडियन इंडस्ट्री कैसे रिस्पॉन्ड करती है, इंडियन वर्कफोर्स कैसे इम्प्लीमेंट करता है। क्योंकि हमें इतने ये चाहिए, इंजीनियर चाहिए, जो भी अलग अलग टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, ये भी हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हमारे एक और पॉडकास्ट का टॉपिक होगा आपके लिए, एजुकेशन में इंडिया इतना पीछे क्यों है अभी भी। बट ये सब तो इंडियन मार्केट पे डिपेंड करता है। अभी देखिए इंडियन वर्कर्स जो इसराइल गए थे, क्वालिटी इशू है, बहुत बड़ी क्वालिटी इशू है ये। अच्छा, एक तरह वहां से पे कुछ एक तरफ से ये सेफ है कि इंडियंस आ रहे हैं, मतलब इनको पता है कि ये यूजुअली एंटी इसराइल नहीं होंगे, तो उनको वो टेंशन नहीं है। लेकिन क्वालिटी का इशू है। तो अच्छा, या अभी वहां पे कुछ रिपोर्टिंग वगैरह में या आपके उसमें आया है नोटिस में कि ऐसे कुछ क्वालिटी वाले इश्यूज वहां पे हाईलाइट हुए हैं?
अखबार में नहीं, लेकिन हम लोगों से बात करते हैं, और जिन लोगों ने ये, जिनका एक्सपीरियंस है इंडियन वर्कर्स के साथ, अ, हैं एक आध लोग कह रहे, कई हम सुने हैं कि यार ये काम नहीं करना चाहते, मतलब काम नहीं करना चाहते ऐसे नहीं कि काम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते इन द सेंस कि आपको वहां बैठना पड़, सर पे बैठना पड़ता है, करवाना पड़ता है। तो इसराइल में क्या होता है कि ये एक बार बोल के चला जाएगा कंस्ट्रक्शन साइट पे फोरमैन, ये काम करता हाँ। रहेगा, यूजुअली इजरायली लेबर ये सब। इंडिया में क्या हाँ। होता है कि जैसे ही वो अपना मैनेजर उस तरफ जाता है, वो चाय पीने बैठ जाता है ना, तो ये होता है, ऐसे नहीं कि काम नहीं करेगा, कर सकता है, लेकिन सो काम धीरे होता है, और लैंग्वेज बैरियर तो है ही। अभी किसी को हम्म। गाली देना है या फिर इवन आपको किसी को शाबाशी देनी है, भाषा आती है तो आसान होता है। ये हम्म। लैंग्वेज बैरियर का एक और फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इश्यूज हैं ऐसे। बट जो भी हम्म। अभी ये डील जो साइन हुआ है, कैपेबिलिटी देखना पड़ता है कितना, कितनी जल्दी से ये इम्प्लीमेंट हो जाए। बहुत स्कोप है। हमने जैसे वो आर्टिकल, आपने जिस आर्टिकल का जिक्र किया था, उसका हम एडिशन कर सकते थे, लेकिन उसमें हमारा फोकस था कि नॉन मिलिट्री बात किया जाए। देखिए अभी इंडिया हम्म। हवाई जहाज बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसराइल ने हवाई जहाज बनाने बनाने की कोशिश की और बीच में छोड़ दिया, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है उसको, ज्यादा सस्ता है बाहर से लाना। लेकिन अभी हम्म। ट्रम्प है, ठीक है, अभी ओबामा बाइडेन होता तो पता नहीं हथियार का कितना ये सैंक्शन वैंक्शन करता। ये इनका हम्म। स्ट्रेटेजिक एक वीक लिंक होती है। इंडिया इसराइल साथ में मिलके डेवलप करे तो फायदा होगा। इसमें सिंपल सी बात हम्म। है कि कोई भी देश एक मिलिट्री आर्म्स इंडस्ट्री अपने खुद के मिलिट्री से सेटिस्फाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल देखियो, अभी मॉडर्न एरा की बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर एरा अलग ही जमाना है, वो नंबर्स कुछ ज्यादा ही ये है, 50s 40s 50s 60s का अलग ही है। मॉडर्न एरा मतलब मान लो F-16 भाई 4,500 से ऊपर प्लेन्स बिके हैं, मतलब बनाए गए, ऑर्डर्स आए हैं। एक देश यूएस, इवन यूएस सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट, उनके पास भी 4,500 F-16 नहीं होंगे, कर नहीं सकता वो। अभी F-35 का देखियो, लेटेस्ट अभी तो आया है, ऑलरेडी कोई 1,000 तो बन चुके हैं ऑलरेडी। और जहां तक हमें पता है 26 का बिगिनिंग में हम एक रिपोर्ट पढ़े थे, मतलब क्या 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, कि और कोई 3-3,500 का ऑर्डर है। तो मतलब ये भी 4,500 5,000 तक पहुंच रहे हैं। जब जेट्स ऐसे बनाओगे तो ही आपको प्रॉफिटेबल बनेगा। आप एक पूरा इंडस्ट्री रिसर्च ये करके 10 जेट बनाओगे या 100 जेट्स बनाओगे काफी नहीं है। इसराइल इंडिया साथ में काम करेगा तो दो मिलिट्रीज की तो डिमांड तो होगी। ये एक हम्म। एग्जांपल ऐसे ही अभी सडनली याद आ गया, ऐसे कई एग्जांपल्स है जो साथ में हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल कर सकते हैं। तो स्कोप तो बहुत है। ये हम कह रहे हैं हम्म। कि अभी जो मोदी ने किया है अच्छा किया है, लेकिन और करना चाहिए। हम्म। क्योंकि हम मुझे याद है कि ऐसी बातें हम 2016 में जब बैठे होते थे साथ में, तो चबार पोर्ट के ऊपर हमारी बातें होती थी। उस टाइम पे साइन हुआ था 2015 में, बहुत कम समय था। और उससे पहले भी शायद 10-15 साल से वो बातें चली रही थी। तो उस पे बात करते हैं, क्योंकि ये चबार पोर्ट के ऊपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, राइट। और बहुत कुछ डिस्कशंस में आता है कि अब तो इंडिया ने इतना स्ट्रेटेजिक जो पोर्ट है वो गिव अप कर दिया अंडर प्रेशर ऑफ इसराइल, सॉरी इसराइल और यूएस के प्रेशर में आके। ईरान की जो साथ दोस्ती थी वो खत्म हो गई, तो हमारे लिए ये जो चबार पोर्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए, जो पाकिस्तान का और चाइना का वहां पे कोऑपरेशन हो रहा है। तो आपका, क्योंकि आपने भी बहुत इस पे स्टडी किया है, आपने इस पे बहुत कुछ लिखा है, तो आपका क्या इसमें एनालिसिस है कि ये पोर्ट सच में कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? और यहाँ पे कुछ, मतलब हमने बातें तो बहुत की, लेकिन कुछ वास्तव में इतना सब्सटेंशियल कभी देखा नहीं होते हुए। तो क्या ये सच में कुछ सब्सटेंशियल था, या यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा था, बस नाम का एग्रीमेंट हो गया था और थोड़ा बहुत एक्सचेंज था वहां पे? चाहवार पोर्ट चलता तो इंडिया के लिए डेफिनेटली बहुत फायदेमंद होगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम्म। इसमें क्या है कि पहले तो इंडियन ब्यूरोक्रेटिक स्पीड है और इंडियन कंस्ट्रक्शन स्पीड है जो धीरे है। ऑन टॉप ऑफ दैट ईरान भी कुछ खास ये प्रेशर नहीं डाल रहा है कि जल्दी करो, चलो आपको जल्दी परमिट मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा, वो भी धीरे धीरे कर रहा है। इसके बीच में सैंक्शंस ये सब चल रहे थे। तो हम्म। इसीलिए ये बहुत धीरे डेवलप हुआ, और एंड में इतना क्या कहते हैं, एफिशिएंट फंक्शनल नहीं बना जितना बनना चाहिए। ओरिजिनल प्लान देखा जाए तो रेल कनेक्शंस थे, रोड कनेक्शंस थे, सब थे।
और नॉट जस्ट क्या चाबहार से हेरात अफगानिस्तान में, और वहां से वो सेंट्रल एशिया में जाएगा। ये था। हम्म। और एक और था कि रशिया ने बोला कि यार हमें भी इसका पार्ट होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर करके हेरात से आप एक ऊपर ले आओ मॉस्को की तरफ। हम्म। सो ये हो चलता तो अच्छा है, लेकिन नहीं चला ना। हम्म। तो अभी लोग कह रहे हैं कि ईरान अब इसराइल का साइड लेके ईरान के साथ रिश्ता तोड़ दिया। पहले तो तोड़ा तो नहीं, कभी 100% का ये नहीं होता। लेकिन हमारा सवाल ये कि ठीक है, लेकिन ईरान से हमें मिल भी क्या रहा है? तेल बोल रहा है, ठीक है, लेकिन तेल हम बाकी देशों से भी लेते हैं। इराक काफी बड़ा सप्लायर था, सऊदी अभी सप्लायर बन रहा है, वेनेजुएला सप्लायर था। हम बहुत जगह से ले रहे हैं, यूएस से भी हम वो सोच रहे थे लेने की, बीच में थोड़ी बहुत आए भी होंगे शिपमेंट्स। तो ऐसे नहीं कि ईरान एक ही देश है जो तेल दे सकता है। दिया तो अच्छी बात है। ईरान चाहता था कि पाइपलाइन बनाए पाकिस्तान के थ्रू, ये तो यार बात स्टार्ट भी नहीं हो सकती, पाकिस्तान के थ्रू कुछ नहीं होगा पाइपलाइन। हाँ, अब तक तो उड़ा देते हैं अमेरिका इजराइल वाले उसको, होती भी तो भी। पाकिस्तान उड़ा देता, कोई रहता नहीं पहले तो ये है ना। उनको ट्रांजिट पैसा मिलता है, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। सरकार नहीं चाहती है, और सरकार चाहती है तो आतंकवादी नहीं चाहते, आतंकवादी चाहते तो मिलिट्री नहीं चाहती है, कुछ ना कुछ होता ही है। तो ये बहुत रिस्की है। सो ईरान का एक पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल है मतलब उसका एक्चुअलाइज करने की बात अलग होती है। वहां फॉर एग्जाम्पल अब ईरान के साथ रिश्ता तोड़ने की बात हो रही है ना। मान लो कि यहाँ रेजिम चेंज हो गया, और अगला रेजिम जो आया वो बोलता है ठीक है आप चाहवार कंटिन्यू करो और पूरा बनाओ। नहीं बन सकता, बन सकता है। और तब सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी होगी, यूएस भी सपोर्ट करेगा, नया रेजिम है, इसराइल को कोई दिक्कत नहीं होगी, इंडिया के लिए भी फायदेमंद होगा कि चाबार बना रहे हैं वापस, और उसके बाद वो कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे नहीं कि ये प्रोजेक्ट बंद हो गया कंप्लीटली। सवाल है कि हम्म। इसका हर प्रोजेक्ट का टाइम होता है, ये अभी टाइम नहीं है इसका। शायद 1-2 साल में इंशाल्लाह हो जाए। व्हाट डू यू थिंक कि जो बातें हो रही हैं कि अगर कुछ वर्स्ट केस में ये भी ट्राई किया जा सकता है कि बाल्कनाइजेशन जो है ईरान का वो करने की कोशिश हो, ऊपर जो कुर्दिस्तान वाला एरिया है और नीचे जो बलूचिस्तान वाला रीजन है उसको स्प्लिट किया जाए। हाउ डू यू थिंक कि ये कुछ पॉसिबल है, या ईरान यूनाइटेड ही रहेगा? ये बॉल्कनाइज करने के लिए कौन करेगा और फायदा किसको होगा, पहला सवाल ये होता है हमारा। अब आप ये बॉल्कनाइज करने की बात करोगे तो ईरान मेजोरिटी ईरानियन पब्लिक तुरंत आपके खिलाफ होगी, ये नहीं चाहते। हम्म। एक तो ये है। हम्म। दूसरी बात है, आप कर्डिस्तान क्रिएट किए, देखो कर्डिश हिस्ट्री हम पढ़े हैं, हमदर्दी है हमारी कर्डिश लोगों के साथ, लेकिन रियलिटी ये है कि आप कर्डिस्तान मान लो क्रिएट किया, तुरंत आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो इराक में, टर्की में और सीरिया में, जो बॉर्डर पे नहीं है बट पास में ही है। क्योंकि वहां के कर्ड्स बोलेंगे जो कि वहां देश है, तो और ये टर्की इराक इनसिक्योर फील करेगा कि वहां कर्डिस्तान से इनको कोई क्या कहते हैं मोटिवेट कर रहा है बैठ के कि यार तुम भी बगावत करो सरकार के खिलाफ और हम एक हो जाते हैं। सो हम्म। ये आपका पूरा जियोपॉलिटिक्स चेंज कर देगा ऐसे किया तो कर्डिश इशू में। बात आई बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान आप पार्टीशन करके करोगे क्या? दूसरा हिस्सा मिलेगा क्या? पाकिस्तान से आधा आधा पाकिस्तान निकाल के दोगे क्या? ये एक छोटा सा ये हम्म। बनाया तो उसे क्या होता, किसके लिए हो रहा है ये? कोई हमें हमें कोई दिखता, कोई ये फायदा नहीं लग रहा है कि ईरान को बॉल्कनाइज करके कोई फायदा नहीं लग रहा है हमें किसी को, मतलब मतलब ईरान को नहीं, और रीजन को नहीं, और ये वर्ल्ड पावर्स को भी नहीं, क्योंकि उनको ये तेल वाला एरिया सिक्योर रखना चाहिए। जैसे अभी इराक में हो गया है ना, एक तरीके से जो कुर्दिश एरिया है उनका वो तो एक अलग से ही ऑटोनोमस तरीके से ही फंक्शन कर रहा है। हम्म। और सीरिया में भी जो रोजावा करके जो एरिया है वो भी उन्होंने थोड़े टाइम के लिए तो उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली फंक्शन किया था, बट अब फिर से दिक्कतें शुरू हो गई हैं वहां पे। एग्जैक्टली। तो ये वाला रीजन तो ऐसे ही चलता रहता है। बट कमिंग बैक टू ये वाला रीजन, इंडिया इजराइल की, जब आपने एक आर्टिकल में लिखा था कि सबसे ज्यादा दो प्रॉब्लम्स हैं हमारे लिए लॉन्ग टर्म में। एक तो चाइना जो इतना अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है, आई थिंक लार्जेस्ट एशियन ट्रेडिंग पार्टनर इजराइल का, वो एक मेन प्रॉब्लम आपने कहा था। और दूसरा ये था कि इंडिया का और ईरान का भी एक थोड़ा जो रिश्ता है वो उतना खराब नहीं था 10 साल पहले। तो ये दो आपने मुख्य मुद्दे गिनवाए थे जो एक ड्रैग तरीके से काम करते हैं इंडिया इजराइल को क्लोज आने में। लेकिन अभी
जब आप देखते हो तो मुझे लगता है कि दोनों ही मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं वहां पे भी चाइना और इसराइल का थोड़ा सा कमजोर हुआ है रिलेशनशिप, बिकॉज चाइना हम्म, दिख रहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान को जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करना चाह रहा है, हम्म। और इंडिया का और ईरान का भी एकदम से खत्म सा होता जा रहा है रिश्ता। तो क्या ये दोनों जो एक तरीके से कॉन्स्ट्रेंट्स थे उस रिलेशनशिप को क्लोज आने में इंडिया इसराइल के, वो डिसअपियर हो गए हैं कंप्लीटली? कंप्लीटली तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली इसका इफेक्ट कम हुआ है, क्योंकि एक तरह से ईरान ने इजरायली एम्बेसी पे ये अटैक किया था इंडिया में, दिल्ली में। ये हम्म। ये एक प्रॉब्लम हो गई इंडिया के लिए। बोले देख भाई, आपका पॉलिटिक्स आपका, हम कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सब नौटंकी यहाँ मत करिए। तो ये होता है, हम्म। एक तो ये है। दूसरी बात है कि जैसे हम कह रहे थे कि ईरान से कुछ खास फायदा नहीं मिल रहा है, और एक और है कि सैंक्शन वैंक्शन है तो मुश्किल है मिलना, लेकिन फिर भी अभी देखियो, ईरान से अभी 100% सैंक्शन उठाओगे आप, ईरान का प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर होगा यूएस और यूरोप, इंडिया नहीं होगा। हमें याद है बहुत साल पहले हम एक ईरानियन ऑफिशियल से बात कर रहे थे और बोले इंडिया का क्या है, तो बोला यार कितने चावल खाएंगे हम, बिकॉज इनको चाहिए हाईटेक, मतलब ये रिफाइनरीज हो ये करने की ना। और अभी शायद इंडिया इंप्रूव हुआ है, लेकिन यूरोप यूएस इतना नहीं है अभी भी। उनको चाहिए हाईटेक एयरप्लेन पार्ट्स, अपना सिविलियन एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट अलग ही बात है, सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए इनको चाहिए, इनको रिफाइनरीज ये सब हाईटेक ये टेक्नोलॉजी चाहिए, पार्ट्स चाहिए। ये इंडिया के पास ये नहीं कर सकते, इंडिया तो लोअर लेवल कर सकती है, लोअर लेवल कहीं से भी मिलेगा। तो ये हम्म। ईरान का इशू वहां इसीलिए थोड़ा वीक हो गया। चाइना का इशू, उसमें इंडिया का सबसे बड़ा एला है यूएस, क्योंकि अभी हाइफा पोर्ट पे देखियो, यूएस ने क्या बोला, हमारी फ्लीट वहां नहीं आएगी, चाइना ने पोर्ट बनाया तो अदानी को मिली कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी क्योंकि इसराइल का पॉइंट था कि हमें कोई इन्वेस्टर चाहिए, हम्म। और चाइना का सबसे एक बड़ी स्ट्रेंथ है इंटरनेशनल ट्रेड में कि उनकी एक काबिलियत है कि करोड़ों पैसे डाल सकते हैं। इंडिया आके बोलेगा चलो एमओयू करेंगे, 5 मिलियन का डील करेंगे, ट्राई करेंगे, 6 महीने बाद इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद हम और 1 बिलियन डालेंगे, देखते हैं क्या होता है, 4 साल बाद चलो 15 बिलियन करे, ग्रो करेंगे। चाइना आता है पहले, देखता है, एनालाइज करता है, बोलता है ठीक है 40 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, चलो। तो ये आसान होता है, इसीलिए इंडिया प्रिफर्ड पार्टनर नहीं होती कई कई बार, लेकिन प्रिफर्ड हम्म। पार्टनर लोग चाहते हैं इंडिया से काम करें, क्योंकि देख देख रहे हैं चाइना का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में, ये वो बोल रहे हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए चाइना। लेकिन जब हम्म। कोई आपको 40 बिलियन दे रहा है और दूसरा देश आके बोले चलो हम 500 मिलियन से एक एमओयू करते हैं, तो हम्म। उसकी मोमेंटम अलग होती है ना। सो हम्म। चाइना का इसराइल चाइना का रिलेशन दो है, एक है जैसे आपने बोला था कि ईरान को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी बात है गाजा वॉर पे जो एंटी इसराइल इन लोगों ने प्रोपागेंडा किया था, अरब्स को सपोर्ट किया था, ये एक और ये बात है। तीसरी बात है कि हम्म। यूएस भी बोल रही है कि यार चाइना हमें ये नहीं चाहिए। अभी इजरायली मिलिट्री ने उनके ट्रक्स में कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो थे मिलिट्री ट्रक्स, तो जो चाइनीज मेड थे, बोले कि इन ट्रक्स को बेस के बाहर ही रखियो और ये सब कंपोनेंट्स निकाल के हम रिप्लेस करेंगे, उसके बाद ही अंदर करेंगे। ये अभी कोई 6 महीने पहले हुआ था। तो ये इसराइल को भी धीरे धीरे पता चला कि चाइना के पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो चाइना के पास ही नहीं रहेगा, चाइना बेच सकता है ये इन्फॉर्मेशन हम्म। कतार को, और कतार हमास को देगा, और ईरान को, ये हो सकता है। सो जियोपॉलिटिक्स ऐसे शिफ्ट हुए हैं कि अपने आप, ये तो इंडिया ने कोई एफर्ट नहीं किया, इसराइल ने कोई एफर्ट नहीं किया, लेकिन जियोपॉलिटिक्स से शिफ्ट हो गए कि अपने आप ये दो फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, फ्रिक्शन बहुत कम हम्म। हुआ है फॉर श्योर। हम्म। हम्म। तो अभी ये बताओ मुझे कि तीन चार सिनेरियोस क्या क्या हो सकते हैं जो ईरान और इसराइल की वॉर है, ये तीन चार सिनेरियोस क्या होंगे इसके, जो हमको वॉच आउट करना चाहिए, और उनके क्या इम्प्लीकेशन होंगे, जो लाइकली सिनेरियोस हैं आपके हिसाब से? लाइकली इसमें अभी हमें दो क्लियर सिनारियो दिखता है, एक है मतलब, बाकी है जो नामुमकिन है कि ईरान जीत जाए, ये नामुमकिन है ऑब्वियसली। जो हम्म। पॉसिबल है इसमें, एक है कि रिजीम चेंज सक्सेसफुल हो, और रिजीम चेंज सक्सेसफुल हुआ तो तब सवाल उठता है कि अभी ये कैसे मैनेज करेंगे।
रेजिम चेंज सक्सेसफुल मतलब कैसे, बॉम्बिंग से तो हेल्प हो रहा है, लेकिन ईरान इन पब्लिक बगावत करेगी तो हम्म। निकालेगी, तो कोई लोकल लीडर को डालना पड़ेगा जो इकोनॉमिकली एस्ट्यूट हो, जो हम्म। बिजनेस माइंडेड है, वो देश की पहले तो रिपेयर करे ये सब डैमेज और फोकस करेगा बिजली, पानी, मेडिसिन, एजुकेशन पे पहले, इकोनॉमी पे पहले, ऐसे करेगा। ये एकदम आइडियल है, आई विश ऐसा होता है, बट यूजुअली दुनिया में नहीं होता है ऐसे इतना आइडियल। हम देखें इराक में, अफगानिस्तान में कि जो लीडर आता है वो यूजुअली या फिर बाहर से आता है तो उसका लोकल कुछ पता नहीं होता, ये खतरा, ये भी रेजा पहलवी कह रहे हैं लोग, लेकिन वो ईरान कब हम्म। गया, उसको लोकल कितना पता है कंपेयर टू लोकल बंदे को। सो ये इशू होता है, तो इंटेंशन अच्छा हो सकता है लेकिन रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा है कि उसको पता नहीं होता, ये भी है, या फिर कोई करप्ट है, ये भी हो सकता है, तो मैनेजमेंट में ये इश्यूज हो जाएंगे। दूसरा ये क्या कहते हैं, एंड गेम है यहाँ पे कि ये बॉम्ब करके थक गए और बोले ठीक है हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए, सब नहीं बट मोस्ट ऑफ देम, व्हिच इज आल्सो हम्म। पॉसिबल। जैसे कि अभी ये जून में, 25 जून में इन लोगों ने बोला कि ईरान को हमने 10 साल धकेल दिया, पीछे धकेल दिया। अभी हम कह रहे हैं कि अभी 20 साल 25 साल पीछे धकेल दिया होगा, क्योंकि अभी न्यूक्लियर ही नहीं है लेकिन इनके एयरफोर्स, मिसाइल, ड्रोन फैक्ट्री कई को बहुत डैमेज किया है। इनके अभी हम्म। रिफाइनरीज पे अटैक किया तो उनका इकोनॉमी, मतलब इनका तेल भी नहीं जा रहा है, सैंक्शंस तो थे ही, अभी ये भी रिपेयर करना पड़ेगा। सो हम्म। ये अच्छा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि शेर को घायल करके छोड़ना नहीं चाहिए। हम्म। हम्म। सवाल, और ये ट्रम्प बोल रहा है कि हमने ग्राउंड फोर्सेस रूल आउट नहीं किए, या ईरान बहुत बड़ी कंट्री है, ग्राउंड फोर्सेस एडवाइजेबल नहीं है, मतलब क्लियर प्रोजेक्ट होना चाहिए। और आजकल पिछले 100 सालों में ऐसे प्रोजेक्ट्स कभी नहीं हुए। पहले क्या था, इंपीरियलिज्म के एरा में थे, पहुंचते ही थे आधा मिलियन सोल्जर्स लेके और बोले ठीक है ये हमारा है, अब अगले 30 40 50 साल ऐसे करोगे तो ठीक है। ऐसा अभी ये जमाना नहीं रहा ना, तो अब हम्म। सोल्जर डालोगे। हम देखें इराक में, अफगानिस्तान में क्या हुआ, ईरान में यही होगा, और ये सबका नुकसान हम्म। होगा, रीजन का नुकसान होगा, ईरान को तो पक्का नुकसान होगा, और यूएस हम्म। ट्रेजरी का ये भी नुकसान होगा। आइडियली आप। अब नेतन्याहू ने कल एक स्पीच यही दिया था कि अगले अभी 2-3 दिनों में हम बहुत इनका इंटरनल पुलिस जो है ना, इनको टारगेट करेंगे, हम ऐसा एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि आपको डर ना लगे बगावत करने में, लेकिन आपको ही करना पड़ेगा ये। तो ये नेतन्याहू का बहुत क्लियर है कि यार हम नहीं करना चाहते, आपको करना चाहिए, आपका देश है, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यार फिर भी नहीं कर पाए तो फिर भाई हमारा कोई वो नहीं है। फिर भी नहीं कर पाए तो यार पहले तो ये ईरान का जो डिसिडेंट्स जो हैं उनके ये उनकी हवा निकल जाएगी, बोलेंगे यार हम इतना बॉम्ब हम्म। किया फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, और चाहते क्या हो आप, हम्म। है ना। तो एक तो है ये, फिर भी नहीं किए तो हाँ, तब क्या होगा कि अभी रिजीम चेंज हुआ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाए, एटलीस्ट 15-20 साल के लिए, एटलीस्ट। शायद प्रॉब्लम वापस आए ही ना, क्या पता। हम्म। लेकिन रिजीम हम्म। चेंज नहीं हुआ तो ये 4-5 साल बाद वापस से प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ईरान को अपने सिटीजन के बारे में ये कोई ख्याल ये रखने का ये नहीं है। उनकी गवर्नमेंट हम्म। ऐसा स्ट्रक्चर डेमोक्रेसी थोड़ी ना है, तो लोकतंत्र नहीं है मतलब कुछ भी कर सकते हैं, तो ये फोकस करेंगे रीबिल्ड करने में। हम्म। अभी देखियो इतना ये जून वॉर ये सब हुआ, पिछले साल में भी ईरान से $1 बिलियन गए हिजबुल्लाह की तरफ, $1 बिलियन, ये हम कह रहे हैं ना। तो उनका डायनामिक्स अलग है। हम सोचते हैं इंडिया में कि अरे यार वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई तो चुनाव हारेंगे यार, सरकार पे प्रेशर पड़ेगी। ईरान में कोई ऐसा होता ही नहीं है। तो पाकिस्तान जैसा ही, पाकिस्तान से भी खराब ही कहेंगे। मिलिट्री, पाकिस्तान मिलिट्री जैसे अगर वो पावर में होती है तो वही वाली बात है फिर। बिल्कुल उस टाइप का ही रेजीम है वहां पे भी। बिल्कुल। और ये एक इशू भी होगा ना इसराइल के दिमाग में कि भाई हम 5 साल के बाद वो वाला जो अभी जो सपोर्ट है थोड़ा बहुत हमारा जो पुल है यूएस में, वो शायद ना हो 5 साल के बाद, क्योंकि जिस तरीके का मुझे लग रहा है कि जो एंटीसेमिटिज्म है वहां पे जो ग्रो कर रहा है बोथ पार्टीज में, डेमोक्रेट्स में एक दूसरे तरीके की चीज है कि बिल्कुल इसराइल को एक अलग तरीके का पेंट किया जा रहा है। और जो मागा क्राउड है, जो रिपब्लिकन्स है, उनका जो बेस है उसमें एक अलग तरीके का रेशियल हेट्रेड और वो एंटीसेमिटिज्म है। तो हो सकता है कि एक ऐसा पॉइंट आ जाए 5 साल के बाद, और इसराइल को अभी लग रहा है, इसीलिए वो उन्होंने इस प्रेशर बनाया कि भाई दिस इज आवर डू और डाई मोमेंट।
अभी करना पड़ेगा, नहीं तो आगे वाले एडमिनिस्ट्रेशन से हम पता नहीं कौन प्रेसिडेंट बनेगा, और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यूएस में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन तैयार हो गया है जो अब अनकंडीशनली कभी इसराइल को सपोर्ट नहीं करेगा। अभी भी बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बिल्कुल। इसलिए वो जो आपने कहा कि इंडिया के साथ क्लोज आना चाहते हैं, सप्लाई लाइंस बिल्ड करना चाहते हैं, और आत्मनिर्भरता की वहां पे बातें हो रही हैं डिफेंस में, तो ये सारी जो चीजें हैं, डिसीजंस हैं उनके लिए, इसलिए अभी ये करना जरूरी है। टू बी फेयर, ये यूएस का जो सपोर्ट जो है, जो लोग कहते हैं, ये इंटरनेशनली लगता है कि एकदम टोटल अनकंडीशनल है। अब इसराइल में आके रहोगे और इस एंगल से देखोगे, आपको पता चलता है कि यार ये काफी इसमें भी कमजोरियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। हर बार वॉर होता है, पहला यूएस बोलता है अरे नहीं यार, हथियार बंद करना चाहिए। हथियार आप रीजन को बंद करोगे, लेकिन आपका प्राइमरी क्लाइंट इसराइल है, क्योंकि 50 साल पहले फॉर एग्जांपल सीरिया, इजिप्ट सब रशिया से लेता था। तो अमेरिका ने हम्म। इजिप्ट और सीरिया का हथियार बंद किया, तो उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, वैसे ही नहीं दे रहा है, तो इसराइल को नुकसान होता है। अभी हम्म। बहुत फेमस एक ये था कि मेनाहेम बेगिन तब का प्रधानमंत्री था इसराइल का, तब जो बाइडेन सेनेटर था, उसको काफी गरियाया, बोला कभी ये मत क्या कहते हैं, सोचना कि तुम्हारे बिना नहीं चलेगा। इसराइल बनाए अपने बलबूती पे, तुम लोगों के हथियारों की वजह से नहीं है। जब जब आप ये यूएस और यूरोप ने ब्लॉक किया था, तब भी हम कहीं ना कहीं से हथियार लेके आए, तो हम ये किए। तो ये कभी हमें सोचो मत कि आप हथियार नहीं दोगे क्योंकि डरा सकते हो। ये बहुत हम्म। पुरानी कहानी है यूएस इसराइल रिलेशंस में। पहले तो 67 हम्म। तक इतनी क्लोज रिलेशनशिप थी नहीं, प्रॉब्लम था। 67 के बाद रिलेशनशिप काफी इंप्रूव हुए और अच्छे रिलेशंस हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे नहीं, पॉलिटिकल लेवल पे ये ऑलवेज फ्लक्चुएट होता रहता है। हम्म। सो ये कोई नई बात नहीं है। अभी ट्रम्प बहुत सपोर्टिव है, बट लाइक जैसे आपने कहा था अभी कि ये एंटीसेमिटिज्म की बात हो रही है और जनरल इसराइल क्रिटिसिज्म हो रहा है, पार्टली ये एकेडमिक से ही आता है। ये क्रिटिसिज्म, हम्म। ये क्राउड होता है, इनका पॉलिटिकल फिलॉसफी काफी अलग है, तो हम्म। इसीलिए ये भी इन्फ्लुएंस होता है। तो यही लोग अभी यूनिवर्सिटी छोड़ के गवर्नमेंट में काम करेंगे, तो ये दिक्कत तो होगी। तो ट्रम्प अभी एक हम्म। चांस है, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएगा ये, क्योंकि ये आइडियोलॉजी पे भी डिपेंड होती है, इट्स नॉट पॉलिटिक्स की बात नहीं है ये। तो देखते हैं कैसा होता है, बट मतलब ये अगर उस टाइप से देखा जाए तो आपको क्यों लगता है, मतलब एक आम आदमी जो है, मान लो इंडिया में जैसे कोई बैठा है, वो सोचता है कि यार यूएस को क्यों इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है इसराइल को, कि इसराइल का जो प्राइमरी एनिमी है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसको बचाने के लिए वो खुद लीड कर रहा है ये जो अटैक है ईरान के ऊपर। ईरान तो बहुत दूर है, अमेरिका बहुत दूर है, तो अमेरिका वाई आर दे बोदर्ड, ये तो मतलब सिर्फ दोस्ती निभा रहे हैं या कुछ और जियोपॉलिटिकल इनका बड़ा कारण है? तो क्या इसराइल का जितना स्टेक है इस लड़ाई में, क्या अमेरिका का भी उतना ही है? मैं ये लोगों को जानना, लोगों को पता भी होना चाहिए भाई कि अमेरिका का भी सच में इतना बड़ा स्टेक है। नहीं, अमेरिका स्टेक तो पक्का है, लेकिन उससे पहले हम इसका एक फाउंडेशनल सवाल है कि ये जियोपॉलिटिक्स चलता है, इसका डायनामिक्स क्या है। हमारा हम्म। पॉइंट है कि हर सुपर पावर यही करेगा। सुपर पावर होने का ये प्राइस टैग है कि आपको दुनिया में हर कोने में दखल अंदाजी करनी पड़ती है, ताकि आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन करे, या फिर एटलीस्ट आपके फेवर में हो जो भी हो रहा है। क्योंकि अभी, और वो भी मिडिल ईस्ट में, तो तेल का तो है ही इशू। हॉर्मोज वो बंद कर दिया, तो ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ गए, और भी बढ़ सकता है, तो दुनिया की हम्म। इकोनॉमी इफेक्ट होगी। अभी यूएस तेल खुद का थोड़ा है, मैक्सिको और कनाडा से लेता है, यहाँ से इतना डायरेक्ट उनको तेल का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उनके एलाइज है, उनको तो फर्क पड़ेगा ना। और उनकी इकोनॉमी डाउन होगी तो यूएस के साथ ट्रेड कम होगा, तो ये रिपल इफेक्ट तो होगा ही। तो एक डायरेक्ट तरीके से तो है, बट अभी सोशल मीडिया और जनरल मीडिया और टेक्नोलॉजी की वजह से हमें ये बहुत एम्फोसाइज लगता है कि एग्जैजरेटेड, हाईलाइटेड ये लगता है कि सुपर पावर हर कोने में दखल अंदाजी करिए। बट आप सोचो कि ये 150 साल पहले ये इंग्लैंड और फ्रांस और स्पेन, पोर्चुगल पोर्चुगल नहीं तब तक, बट इंग्लैंड फ्रांस स्पेन एटलीस्ट कम से कम, जब दुनिया भर घूम रहे थे अपने कॉलोनीज में, कितनी बार इंटरफेयर करते हैं भाई। हम्म। मतलब ये सुपर पावर का होने का ये एक यही होता है ना, एक पहचान होती है।
अभी इंडिया में आके कंपनी, सरकार ने, कंपनी आके बोली नहीं हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स करेंगे, तुम इसे अडॉप्ट नहीं कर। अरे तू कौन होता है बोलने वाला? ये तो नेचुरल है, क्योंकि उनके फायदे में पावर है तो ये करेंगे। तो ये हमें ये अजीब लगता है, लोग बोलते हैं कि यूएस क्यों कर रहा है। अब ये पूछ सकते हो आप कि इंडिया क्यों कर रहा है, कि इंडिया इतना बड़ा ग्लोबल पावर नहीं है, तो ब्राजील में कुछ हो रहा है इंडिया क्यों कर रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन अपने इलाके में, इंडियन ओशन रीजन में इंडिया को करना चाहिए। रीजनल पावर तो है, सुपर पावर नहीं तो। और सुपर पावर हम्म। दुनिया भर करेगा क्योंकि अभी। एक तरीके से ये पिक्चर पेंट की जा रही है ना कि भाई इजराइल ने कहीं ना कहीं जो एंटीसेमेटिक जो लॉबी है वो भी, और इंडिया में भी एक 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 छोटा सा माइक्रो सेक्शन तैयार हो रहा है जो इस टाइप के सवाल पूछता है कि भाई जूस जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, अमेरिका को भी वही कंट्रोल कर रहे हैं, और इन्होंने फोर्स किया है अमेरिका को इस वॉर में ड्रैग कर दिया है। जो यूएस के जो प्रीवियस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे बाइडेन के टाइम पे, एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा कि इन्होंने प्रेशर किया था ओबामा के टाइम पे भी कि अगर आप नहीं हमारा साथ दोगे तो हम खुद, इजराइल ने बोला था कि हम खुद चले जाएंगे अटैक करने। तो ओबामा वो प्रेशर नहीं में आया नहीं, इसलिए उसने बोला कि हाँ चले जाओ, तो तब कुछ हुआ नहीं। तो वो ब्लफ था बेसिकली, ओबामा कॉल्ड दैट ब्लफ। लेकिन इस बार ट्रम्प हैज फॉलन फॉर दैट। बेसिकली ये एक तरीके से पेंट किया जा रहा है कि भाई इजराइल इज बेसिकली उनकी वॉर है और अमेरिका को उसमें खींच लिया है इन्होंने। ये एंटीसेमेटिक प्रोपेगेंडा हमें बेबुनियाद तो है ही, बहुत बेवकूफ लगती है। हमें आश्चर्य होता है कि लोग ये मानते भी हैं, क्योंकि देखो इसराइल हम्म। सच में दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, तो ये वॉर करने की जरूरत नहीं है। ईरान को बोलो जाके, है भाई न्यूक्लियर बंद कर दो, खत्म कहानी। इतना कंट्रोल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। इनका ये होता है ना, एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, एक तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे, रेजिस्ट कर रहे हैं, एक तरह से ताकतवर है, एक तरह से कमजोर है, तो उसको ठोक सकते हैं हम। डिसाइड करो हम्म। कौन सी नैरेटिव यूज करना है आपको। हम्म। तो ये तो ये है। अभी दूसरी बात, यूएस पे प्रेशर डाल रहे हैं जैसे इस स्पेसिफिक पॉइंट पे। आप क्या हम्म। समझते हो, कतार प्रेशर नहीं डाल रहा है? यूनिवर्सिटीज को पैसे देके, थिंक टैंक को पैसे देके, लॉबी ग्रुप्स करके। सऊदी नहीं कर रहा है? कौन नहीं कर रहा है? और कोई नहीं कर रहा है वो बेवकूफ है। आजकल का जमाने में लॉबी ग्रुप्स बहुत पावरफुल होते हैं, इंडिया में भी होते हैं हम्म। ऐसे, और इंडिया भी कर रहा है ऐसे। ये यार गवर्नमेंट, इतने इश्यूज हैं गवर्नमेंट के सामने, आपका इशू आगे कैसे रखा जाए, ये तो हर किसी का सवाल होता है। अभी हम्म। जैसे कि अभी ये बुश ने, ओबामा ने बोला पिवट टू एशिया करके, तो मिडिल ईस्ट हम्म। बोले यार हमारे बारे में मत बोलो भाई, हम भी इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है, ये कोई नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इन्फ्लुएंस कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है, वो मुद्दे पे होती है ना। सीरियस है तो आ जाएगा इन्फ्लुएंस, हम हम्म। ऐसे ये नहीं मानते। तो अभी आउट ऑफ ऑल द सिनेरियोज जो इस वॉर में हो सकते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी आप इसराइल में बैठे हो, बहुत सिंपैथी है आपकी इसराइल के प्रति भी, बट इंडिया का जो नेशनलिज्म है वो पुराना है आपका, तो उसको मत भूलते हुए ये बताओ कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट आउटकम क्या हो सकता है इस लड़ाई का। इसराइल, इंडिया का, सॉरी इसराइल बोला, इंडिया का ये रिजीम चेंज होके ईरान में एक ढंग का गवर्नमेंट आया है, तो इंडिया के फायदे में ही है। इंडिया वापस जा सकती है, बोल सकते हैं देखो भाई चाबहार का जो प्लान है वो हम अयतुल्ला के देख के थोड़ी ना बनाए हैं, ये है एक हम्म। रियलिटी। आपके लिए भी फायदेमंद होगी, आपका ट्रेड ये कॉस्ट होगा, आप चार्ज कर सकते हो फॉर ट्रांजिट, हम्म। आपका पोर्ट इंप्रूव होगा, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और जैसे कि अभी आईएमएक कॉरिडोर बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया से यूएई थ्रू सऊदी, इसराइल से यूरोप करके, उसको यहाँ एक और एंगल बना सकते हैं, ये सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू। ये दोनों हम्म। मतलब दुबई कितना, यूएई कितना दूर है भाई, ये चाबहार से ज्यादा दूर नहीं है, तो ये एक ही एरिया में एक पूरा हब बन सकता है, कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया विद यूरोप एंड मिडिल ईस्ट एंड इंडिया। ये ये सरकार पे डिपेंड नहीं, ये इकोनॉमिक रियलिटी है इसकी, सरकार जो भी हो। तो आइडियली ये है, बट ये कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस है, हम मानते हैं कि इतना ये होना बहुत मुश्किल है। सो हम्म। फायदा इंडिया को है इसराइल के साथ ही, क्योंकि दूसरे साइड पे देखिए, दूसरी बात है कि दूसरे साइड हमारा ऑलवेज ये होता है कि आपको इंडियन नेशनलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ आर्ग्यू करने के लिए। हमारा ऑलवेज ये पॉइंट होता है, क्योंकि देखो हमारा पॉइंट है कि इंडिया क्या ऑफर कर रहा है, पाकिस्तान क्या ऑफर कर रहा है, चाइना क्या ऑफर कर रहा है। आप चाइना में जाके रहना चाहोगे वो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के नीचे? हम तो नहीं। पाकिस्तान में जाके रहना चाहेंगे हम? नहीं। हमें
फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, रिलीजन नहीं है, कुछ नहीं है, हम नहीं चाहते। तो इंडिया जितने भी फ्लॉज हैं फिर भी बेस्ट है इस क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट में। सिमिलरली हम कहते हैं कि बाकी सब पूछो, पॉइंट ब्लैंक सवाल ये, ईरान और इसराइल ऑफर क्या कर रहा है दुनिया को, अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को, है ना। और ये हमारा पॉइंट, ईरान के पास कोई, ईरान ऑफर कर रहा है अभी, इस ये सरकार ऑफर कर रही है आतंकवादी और केओस। इसराइल ऑफर कर रहा है कम से कम आतंकवादी तो नहीं, जो भी ऑफर कर रहा है ना, ये प्रॉस्पेरिटी, पीस, वो इकोनॉमिक इस पे डिपेंड होता है, इम्प्लीमेंटेशन पे होता है, बट उनका विजन है कि बिजनेस ये वो ऐसे आगे कर सकते हैं। और इसराइल हाथ मिलाने में कभी पीछे हटा नहीं। अब यूएई के साथ देखियो, जैसे ही ट्रंप ने थोड़ा प्रेशर डाला, यूएई ने बोला हाँ ठीक है, तुरंत इसराइल ने हाँ बोला, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इस बारे में। तो ये रीजन के लिए फायदा पक्का होगा, वर्ल्ड के लिए भी फायदा होगा ये चेंज हुआ तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि अभी ईरान पब्लिक उठे, अब देखते हैं क्या होता है। फाइनली आप क्या कहोगे जो इंडिया में बैठे हैं, जो आपको अगर उनको करंट इजरायली सिचुएशन समझानी है जो मीडिया में कवर नहीं होती, एक चीज जो आप उनको अपने उस सिंपैथेटिक वे में आप उनको बताना चाहोगे कि भाई दिस इज द रियलिटी दैट यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज वहां के मीडिया में ये सब कवर नहीं होता है। एंड सिमिलरली एक इंडिया की पोजीशन, स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो आप इजरायली को एक समझाना चाहोगे, कभी वो भी होंगे ना कि यार इंडिया ने ये कर दिया, ये नहीं किया, हालांकि इतना नहीं सोचते होंगे जितना हम सोचते हैं, बट फिर भी कभी कभी तो डिस्कशन में आ ही जाता होगा, एटलीस्ट एट योर लेवल जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो यूनिवर्सिटीज में। तो अगर उनको समझाना हो कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को, तो उनको क्या समझाओगे और इंडियन को क्या समझाओगे? ओके, पहले तो आई डोंट थिंक इजरायली को कुछ समझाने की जरूरत है। एक्चुअली हम अनऑफिशियली कई बार मिलते हैं, हमारे इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री में कई हमारे मित्र हैं, हमें याद है ये कई बार हुआ है, 2-3 बार कम से कम, पिछले 3 सालों में 2-3 बार तो हुआ है कम से कम। ऐसे ही लंच पे मिलते हैं, बात करते हैं, जो भी है। और कभी कभी टॉपिक पे आते हैं, अरे यूएन में इंडिया ने ये कहा, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो इजरायली हमें समझा रहे नहीं, बट यू नो इंडिया पॉलिटिकल रियलिटी ये है, ऐसे वी कांट एक्सपेक्ट करके, हमें यार ये चुतियापा, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो इंडिया को डिफेंड कर रहा है और हम इसराइल को डिफेंड कर रहे हैं, ये हो रहा है, ठीक है। तो इसराइल में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और इनडायरेक्टली ये अनऑफिशियली क्वाइटली, जैसे कि अभी ये ड्रोन सप्लाई, आर्टिलरी शेल्स का सप्लाई जो हो रहा है वो चलते जा रहा है, और बढ़ेगा भी आई थिंक। तो इनको ये यकीन है कि इंडिया अच्छा पार्टनर बन सकता है, और कोई खास इसराइल के प्यार में नहीं, उनका खुद का फायदा है ना। यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं जो शेल्स बना रहे के इसराइल बेच रहा है, तो इंडिया में भी एम्प्लॉयमेंट प्रॉफिट आ रहा है। तो ऐसे नहीं कि ये प्योर प्यार की बात होती है। तो ये है, तो इसराइल को समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इंडियन पॉलिटिकल पोजीशन, गवर्नमेंट को कम से कम नहीं। सो इसराइली पब्लिक की बात आती है, इसराइली पब्लिक देखो इंडिया बहुत आती है, होमोस्ट्रेल करते हैं, इंडो कल्चरली उनको अच्छा लगता है, एंटीसेमिटिज्म नहीं है, आराम से घूम सकते हैं, हिस्ट्री है, खाना है, लोग मारने की कोशिश नहीं करते बेसिकली, तो उनको बहुत अच्छा लगता है अभी। लेकिन इंडिया अभी भी इनके होराइजन में इतनी बड़ी देश नहीं है कि हर इसराइली का कोई ओपिनियन हो एट अ पब्लिक लेवल इंडिया के बारे में, तो शायद सोचते नहीं, तो उनको भी ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको पता भी नहीं होता इतना। एट अ बिजनेस लेवल अच्छा हो रहा है, गवर्नमेंट तो बहुत खुश है, ठीक है। अब इंडिया को क्या समझाए, हमारा प्राइमरी वरी है इंडिया में कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं एकदम सनसनी खबर बना के मीडिया वाले करते हैं, खासकर इंडिया वाले, और इंडियंस को वही ज्यादा एक्सेस होती है, ये मत मानना। हमारा ऑलवेज है कि जो सोर्स सबसे जो चैनल सोर्स से ये क्या कहते हैं फ्लैश पॉइंट के सबसे नजदीक है, वहीं पे उनको पहले पढ़ना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं उनको 100% ट्रस्ट करियो, कोई भी सोर्स 100% ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आपको 3-4 अखबारें पढ़नी पड़ेगी पक्का, वो हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके कोई रिश्तेदार हैं यहाँ पे इसराइल में, इंडियन फैमिलीज के हैं, तो हम बोलेंगे आपको आईडीएफ का ये ट्विटर है, टेलीग्राम होगा, पता नहीं, हम टेलीग्राम पे तो नहीं है, ट्विटर है, न्यूज़पेपर्स तो उनका वेबसाइट तो है ही, उसके बाद इजरायली न्यूज़पेपर है, जैसे कि इंग्लिश में आराम से मिलेगा आपको जेरूसलम पोस्ट और टाइम्स ऑफ इजराइल, तो आराम से मिलेगा। हारेट्स का पेवॉल होता है, बट वहां पे भी कई आर्टिकल्स मिलते हैं। ये तो प्राइमरी है, वहां पे भी देखियो, क्योंकि वहां झूठ नहीं बोलते हैं कि मिसाइल लग गया,
मानते हैं। और ऑब्वियसली मिसाइल आ रहा है, मतलब यार ये खतरनाक चीज तो होती है। क्वेश्चन है कि हम इसका खतरा कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। बंकर है, ये सब है, हम यही बताना चाहते हैं कि बंकर है, सायरन है, 10 मिनट का वार्निंग है, सुपरमार्केट्स में खाना वाना सब है, तो वो टेंशन नहीं है। आ, हम्म। उसके बाद अल्टीमेटली यार किस्मत होती है, आपका बैड लक है तो बैड लक है, कुछ नहीं कर सकते। बट वो इसराइल की बात वैसे भी है, ये दुनिया में जब कहीं से पे भी हो सकता है। जब से आप इजराइल गए हो, 2020 में कोविड आ गया, उसके बाद ये हमास वाला अटैक हो गया, अक्टूबर वाला, मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा है जब से गए हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि वापस आ जाओ और उनको छोड़ दो मतलब आपकी। हाँ, तो मतलब आप कहना चाहते हो कि हम इंडिया आए और तो इंडिया में शुरू हो जाए? अरे नहीं, यहीं रहते बेस्ट है ना। ऐसे नहीं, इंडिया में थे, देश में जाना इंडिया में चाहिए। थे तब तो, इंडिया में थे तब कुछ नहीं हो रहा था, देश बढ़िया चल रहा था। तो जयदीप भाई, बेस्ट ऑफ लक टू यू, बेस्ट विशेस आपके लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे। और जो भोपू जब भी बजे तो आप अपना बंकर में चले जाएं और पिछले सेफ रहें। और पिछले 2 दिन से बजा भी नहीं यहाँ पे। सो ये हम कह रहे हैं, हाँ। ये स्टेटिस्टिक्स ने डाला था, पहले दिन ईरान ने 350 मिसाइल मारे थे, कल कोई 9 मिसाइल मारे, तो इनका भी हम्म। डिग्रेड होए जा रहा है। हाँ, ये भी एक बात हो रही है कि जितना जल्दी कौन सी साइड का ज्यादा जल्दी डिग्रेड होगा, मिसाइल्स और रिसेप्टर्स। तो देखते हैं कि क्या होता है। बट वी ऑल विश कि ये लड़ाई जल्दी से खत्म हो जाए और शांति रीजन में आए, क्योंकि अभी यहाँ पे भी शुरू हो गया है कि जो गैस सिलेंडर वगैरह है उनकी शॉर्टेज हम्म। ऑलरेडी यहाँ पे आ रही है न्यूज। तो वो बहुत क्रिटिकल होगा। तेल के बिना तो फिर भी काम चल, लेकिन फिर से चूल्हे पे कैसे जाएंगे लोग, वो समस्या हो जाएगी एलपीजी बिल्कुल। वाली। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखते हैं कि इसका रिसेप्शन कैसा आता है। मैं तो हमेशा चाहता था कि हम इन पर्सन बात करें, बट देखते हैं ऑनलाइन वाला कैसा रिजल्ट आता है। अगर अच्छा है तो और बातें हम करेंगे, क्योंकि आपका तो पता नहीं कब आना होगा। बट लेट्स सी, ओके, है ना। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू।